नमस्कार। कुछ मीठी कुछ तीती के नए एपिसोड में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी लेखनी को जब जादुई कहा जाता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। अतिशयोक्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके लेखन का जो जादू है वो इस हद तक सम्मोहित करता है कि जब वो व्यक्ति ब्लॉगिंग की दुनिया में आए तो देश के सबसे लोकप्रिय सबसे चर्चित ब्लॉगर्स में से एक बने। उनके ब्लॉग्स पर लोग लगातार सिर्फ कमेंट करके ही अगले आने वाली किश्तों का इंतज़ार नहीं करते थे, बल्कि उनको चिट्ठियां लिख के और फ़ोन लिख कर ये पूछा करने लगे कि इसकी अगली किश्त कब आएगी। उनके ब्लॉग पर मनी बैक गारंटी के एक स्पेशल टैग अलग से लिखा गया है। और जब वो व्यक्ति किताबों की दुनिया में आए, उनकी जब किताबें आई तो पहला संस्करण आने का महीना बीतते बीतते तीसरा संस्करण बाज़ार में आ चुका है। हम हल्द्वानी में हैं और आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अशोक पांडे जी से। अशोक दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बारामासा में। थैंक यू रोहित राहुल सर, आपकी हाल ही में आई लप्पू झन्ना किताब, उसमें बचपन का जिक्र मिलता है, लेकिन उसकी शुरुआत होती है रामनगर से। और जब हम आपकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, आपके बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें पहला जिक्र मिलता है आपकी पैदाइश का, उत्तरकाशी का। तो हम शुरुआत उत्तरकाशी से करेंगे कि आपके यात्रा की शुरुआत उत्तरकाशी में हुई, तो उसके पीछे की सबसे पहले कहानी क्या है? मेरे पिताजी असल में सरकारी नौकरी में थे जी। तो उस वक्त उनकी पोस्टिंग उत्तरकाशी में रही होगी जब मैं पैदा हुआ। मुझे उत्तरकाशी की कोई याद नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब मैं शायद 2.5-3 वर्ष का था तो वो वहाँ से शिफ्ट हो गए अल्मोड़ा। अच्छा। तो मुझे उत्तरकाशी की तो कोई याद नहीं है। पैदा मैं ज़रूर उत्तरकाशी में हुआ। तो 2-2.5 साल की उम्र में आप फिर अल्मोड़ा आ गए। और अल्मोड़ा से रामनगर आना किस उम्र में हुआ? अल्मोड़ा से रामनगर हम जब आए तो मेरी उम्र वहाँ पे शायद 8.5 साल का हो चुका था मैं। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल पहला स्कूल आपका अल्मोड़ा में ही? पहला स्कूल अल्मोड़ा में था। अच्छा। उसके बाद रामनगर आए और फिर रामनगर की तमाम यादें तो हमको उनकी झलकियाँ जो है लप्पू झन्ना में भी मिलती हैं। लेकिन रामनगर की कहानी को थोड़ा और विस्तार से बताइएगा कि रामनगर जब आप आए तो कौन सी क्लास से रामनगर की शुरुआत होती है और ये सफ़र कब तक चलता है? मैं रामनगर जब आया तो मैं कक्षा 3 पढ़ के आया था अल्मोड़ा से। तो बल्कि 3 नहीं 3.5 पढ़ के आया था। अच्छा। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई करना वहाँ से शुरू किया। मतलब हाफ ईयरली हो चुका था 3rd का, फिर हम लोग रामनगर आ गए। तो रामनगर जो आना था, मैं सीधा उसमें आ जा रहा हूँ पढ़ाई से। वो मेरे लिए एक बच्चे के लिए सांस्कृतिक रूप से बड़ा सदमा भी था और बड़ा खुश करने वाला सदमा था कि पहाड़ों में जगहें बड़ी सीमित होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। ये प्लेन्स था, जिसे हम लोग प्लेन्स के मैदानी इलाका था और सब फैला फैला है। टायर चला रहे तो टायर चलाते चले जा रहे हैं, है ना। कुल्फ़ी मिलती है, पंखा घर में होता है, नहर होती है जहाँ आप तैर सकते हो। तो ये सब नई नई चीज़ें थी और तो एक तरह से वो एक छोटे संसार का बड़े संसार में खुलना था। तो उसमें वो लप्पू झन्ना की सारी कहानी उसी रामनगर के पैदाइशी। और सर, ये जो ऑब्जर्वेशंस, जो एक राइटर्स ऑब्जर्वेशन होती हैं, चीज़ों को पकड़ना उतनी बारीकियों से कि आपका लेखन जब नॉस्टैल्जिया में धकेलता है तो वो ऐसा नहीं लगता कि ये लेखक की कहानी है, वो ऐसा लगता है कि ये पाठक की ही कहानी है। तो उन ऑब्जर्वेशंस को पकड़ने की शुरुआत कब से हुई? मतलब लेखन पठन इस लिहाज से, मतलब स्कूल की सिलेबस करिकुलम की किताबों से इतर वाला जो लेखन है या पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन लाइफ में कैसे हुआ? ये पढ़ाई लिखाई तो हमारे घर में थोड़ा माहौल यूँ था कि पिताजी हमारे पढ़ते थे, काफ़ी किताब वगैरह पढ़ते थे। अच्छा। काफ़ी शौक था पढ़ने का और ये बचपन से लग गया था अधिक पढ़ने की, ज़्यादा कोर्स से इधर पढ़ने का। अल्मोड़ा से शुरू हो गया था। अच्छा, इतने छोटे जैसे मुझे याद ये पड़ता है, हाँ कॉमिक्स थी, बिल्कुल कॉमिक्स थी। जैसे मुझे ये याद पड़ता है कि मैंने पहली चॉकलेट जो खाई वो थी 5 स्टार कैडबरी की। अच्छा। और वो 1971 की बात है, 51 साल हो गए। तो अल्मोड़ा में एक बड़ा फेमस स्टोर है कन्फेक्शनरी का, हजारा, आज भी है। वो एक दुकान थी जहाँ पर चॉकलेट मिलती थी, इकलौती दुकान थी। तो कभी 6 महीने 4 महीने में 8 महीने में एक बार अगर बाजार ले आ जाता था हमको, तो एक चॉकलेट मिलती थी। अच्छा। और उनके घर के ठीक उस दुकान के ठीक सामने एक और दुकान थी जहाँ पर कॉमिक्स मिलते थे। अच्छा। और कॉमिक्स होते थे अमर चित्र कथा, अधिकतर वही होते थे। तो एक चॉकलेट और एक अमर चित्र कथा ये मिलती थी और वो आज तक वो कॉमिक्स मेरे पास रखी हुई है संभाल करके।
अच्छा, वो मुझे अभी तक रखी जो है। आपकी लाइफ की पहली कॉमिक्स। हाँ, वो अभी तक रखी हैं। हाँ। तो एक तो ये पढ़ने का पूरा था। जी। फिर रामनगर आ गए। हम्म। रामनगर आके बहुत ज़्यादा ऐसा पढ़ा हो, मुझे याद तो नहीं पड़ रहा। अच्छा। फिर वहाँ पे कुछ साल रहने के बाद, 2-3 साल रहने के बाद मैं नैनीताल चला गया, बिरला विद्या मंदिर। वहाँ जाके शायद पढ़ाई की और अधिक पढ़ाई का जो शौक़ भी लगा हम्म। और नई-नई तरह की चीज़ें पढ़ने की आदत भी लगी। वहाँ बताने वाले अध्यापक लोग थे, है ना? तो आप कोर्स कौन के सी क्लास में चले गए थे बिरला विद्या मंदिर? मैं वहाँ 8वीं क्लास में चला गया। 8th में चले गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे बताने वाले अध्यापक बहुत सारे थे, लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी सी। और चूँकि अलग-अलग देश के अलग-अलग हिस्सों से आए बच्चे थे, जिसमें कुछ लोग पढ़ने के शौकीन थे, तो वहाँ से शायद पढ़ने का शौक़ लगा। और जैसे मैंने कहा, घर से तो था ही था। फिर 8वीं क्लास में शायद मैंने पहली बार एक कविता लिखी। अच्छा। जो छप गई स्कूल मैगज़ीन स्कूल में। की पत्रिका में। हर एक की शुरुआत वैसी ही होती है। जी। तो ऐसे ही हुआ, इसी तरह से शुरू करके फिर धीरे-धीरे अच्छा। चले तो गए ये सब। स्कूल लाइफ में, फिर स्कूल में जब आप 12th तक आए तो ये मतलब लिखने का शौक जो है उसकी आमद कविताओं की पहले हुई, मतलब पहला लेख जो आपका था वो पोएट्री कविता, फॉर्मेट में बिल्कुल निकला। पोएट्री फॉर्मेट में निकला। वो भी जो है तुकबंदी वाली कविता होती थी। अच्छा। तुकबंदी, बल्कि मैंने शायद 9वीं-10वीं क्लास में कुछ गज़लें भी लिखनी शुरू करी। शायरी हर कोई करता है, वो शम्मा परवाना और इस तरह का ना, वो चाँद सूरज वाला, वो भी किया। जी। अच्छा। फिर बाद में किसी ने कहा, यार ये छोड़ दो इसको, ये नहीं है, ये कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे बस का नहीं है ना? अच्छा। ऐसा हुआ। अच्छा, तो उसके बाद सर कॉलेज लाइफ में आते-आते ये क्रम जो है बढ़ता ही गया। पढ़ने का तो आप बता रहे हैं कि वो तो बचपन से चस्का था, तो वो तो बढ़ता ही रहा होगा ऑब्वियसली। लेकिन लेखन में उस समय तक आप गद्य लिखने लगे थे, ये मेमोयर्स, ट्रैवलॉग्स इस फॉर्म में लिखने लगे थे, या कविताएं ही लेखन में अभी कविताएं ही थोड़ा बढ़ रही थी? यही होता था, गद्य लिख तो नहीं लिखा था मेरे ख्याल से, बहुत अधिक नहीं। कभी कोई निबंध लिख दिया किसी चीज़ पर, एक छुट-पुट का शायद कहानियाँ लिखी स्कूल के समय पे आते-आते। एक कहानी शायद मेरी स्कूल की पत्रिका में भी छपी थी। मगर मैंने अपने को हमेशा कवि ही समझा कि मैं कविता ही लिख सकता हूँ। अच्छा। और इंटर तक भी कविता लिखी, फिर कॉलेज में चले गए। वो थोड़ा एक हर किसी बच्चे का दौर होता है कि इंटर कर लिया, अब करियर बनाना है। तो हमें तैयार किया जा रहा था कि इंजीनियर बनना है, आईआईटी निकालना है या कुछ करना है, या वो नहीं होता तो फिर आईएएस बनना है। तो शायद वो 2-2.5 साल का पीरियड जो था इंटर के बाद से बीएससी तक का, उसमें कुछ ज़्यादा लिखा पढ़ी हो नहीं पाई। अच्छा। ये इसी ऊहा-पोह में रहा कि कैसे परिवार वालों को डॉज देना है। अच्छा। कि मैं कैसे ये एग्ज़ाम से बच जाऊँ, कैसे थोड़ा और कुछ रास्ता निकल जाए, इनकी निगाह से कैसे बच जाएँ कि थोड़ा और समय बीत जाए। ये करने में शायद 2 साल बीते। फिर मैं एमए में जब एमए का समय आया, तो मैंने कहा कि नहीं, ये अब साइंस की पढ़ाई बंद करते हैं, अब साहित्य ही पढ़ना है। तो ज़िद करके मैंने अंग्रेज़ी में फिर एमए किया। और ये है नैनीताल की बात है, ये सन 87 की बात है। और फिर एमए जब किया तो फिर ज़ाहिर है वहाँ तो फिर पढ़ने को साहित्य था। तो तब भी मैं कविताएं लिखता था। माफ़ कीजिए। आपका किताब के फॉर्मेट में भी जो पहला आपका नाम दर्ज हुआ वो कविताओं के ही फॉर्मेट में हुआ। तो फिर कविताओं की विधा को सर आपने आगे नहीं बढ़ाया कभी? हाँ, कविता का मेरा पहला संग्रह 1992 में आ गया था जी। और हिंदी कविता में मुझे ऐसा लगता था, मतलब इसकी थोड़ी मैं जाता हूँ बैकग्राउंड में, आपको बताता हूँ। मैं शुरू में लिखता था कविताएं अंग्रेज़ी में। अच्छा। और मैं समझता था कि अच्छी कविता अंग्रेज़ी में लिखी जा सकती है, ऐसा मुझे लगता था उस वक्त। क्योंकि हिंदी की, और ईमानदारी की बात तो ये भी कि मैंने तब तक हिंदी की कविताएं बहुत सारी पढ़ भी नहीं रखी थी। हर किसी की तरह मेरे लिए भी हिंदी की कविता कोर्स की किताबों तक ही महदूद थी। ऐसे में सन 88 या 89 में एक पत्रिका आती थी, जनमत, समकालीन जनमत। हाँ, समकालीन जनमत वैसे तो राजनीतिक पत्रिका है, लेकिन उन्होंने उसमें एक कविता अंक निकाला और उसमें बहुत सादे पेपर में छपी हुई किताब, मैगज़ीन थी। उसमें समकालीन भारतीय कविता के करीब होंगे 40-50 कवियों की एक-एक, 2-2 कविताएं थी। तो वो आधुनिक कविता से मेरा पहला साक्षात्कार था, आधुनिक हिंदी कविता से, कि यार ये तो ऐसा काम हो सकता है, ये किया जाना चाहिए। वो उम्र ऐसी थी कि जब आपके अंदर रचनात्मकता और काव्यात्मकता, अगर थोड़ा बहुत भी आपके अंदर संवेदनशीलता, तो अपने आप आ जाती है, पनपती रहती है। तो फिर कविता लिखना शुरू किया हिंदी में, और इत्तेफाक से लोगों को पसंद भी आई कविताएं वो। और फिर वो सन 92 में संग्रह छप गया।
लेकिन तब तक मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो चुकी थी जो हिंदी के बड़े नाम थे। वीरेंद्र डंगवाल उनमें सबसे प्रमुख थे। तो उनकी संगत में रहते हुए ये समझ में आया कि ये जो कविता का मेयार है ये भी हासिल किया जा सकता है। जो मैंने लिखा है वो ठीक है, किताब छप गई, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मेयार हासिल किया जाना चाहिए कविता में। कर तो उसी तरफ प्रयास तो कर रहे थे। कविता में एक दूसरा कोशिश भी कर रहे थे कि यार इसमें ये इस विषय वस्तु पे लिखा जाए, ये भाषा में ऐसे प्रयोग किया जाए। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर वो प्रतिभा नहीं है, कवि की प्रतिभा। 2-3 साल में ऐसा एहसास हो गया कि बावजूद इसके कि लोग आपको कवि के तौर पर पहचान रहे हैं, आपकी समीक्षा छप रही है, लोग कह रहे हैं भैया कविता अच्छी लिख रहा है, इसके बावजूद ये समझ में आ गया शायद मेरे भीतर कविता की वैसी प्रतिभा नहीं है जिससे ये इस पाए की कविता पैदा हो सकती है। तो वो धीमे धीमे, सायास तो नहीं बोलूँगा, अपने आप कविता लिखना छूटता चला गया। और उसकी जगह फिर थोड़ी बहुत पेंटिंग ने ले ली, यात्राओं ने ले ली, और फिर धीमे धीमे वो यात्रा वृत्तांतोन गद्य में चला गया। तो उसकी कोई ऐसी मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता कब वो कविता छूटी और कब प्रोज में चले आए। अच्छा, आपने 2-3 ऐसे एनेक्डोट्स इस बात में निकले हैं जिस पे हमें विस्तार से बात करनी है। उनमें एक वीरेंद्र हैं जिनके साथ में आपके लंबे अनुभव हैं, उन पे हम बात करेंगे। दूसरा आपने ट्रैवल की बात की, ट्रैवलॉग्स की बात की, उन दोनों चीज़ों पे भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी हम जिस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं उस क्रम में आप अभी कॉलेज से निकले हैं, पहला कविता संग्रह छप चुका है। अब इस क्रम में इस वक्त तक आपको ये स्पेसिफाई, आपके दिमाग में ये स्पष्ट था कि मेरे को लेखन की ही दुनिया में आगे बढ़ना है प्रोफेशनली भी, या ये भी था मतलब उस समय जो हर एक माता मम्मी पापा का प्रेशर भी होता है जॉब का, तो वो उस फील्ड में क्या चल रहा था, उसमें क्या चल रहा था? सही बताऊं तो मुझे अब याद करने की कोशिश करता हूं तो ये समझ में नहीं आता कि दौर गुजर कैसे गया। अच्छा, क्योंकि वो इतना मुश्किल वक्त था। आप समझिए, एक लगातार चिंता करने वाले माँ बाप हैं। हाँ। मेरे पिताजी और माताजी का चिंता करने के विश्व कीर्तिमान में शायद होते होंगे, तो वो बना चुके हैं वो लोग, है ना। अच्छा। वो सारे काम कर चुके हैं ना। हाँ। बल्कि एक बड़े कवि हैं इजराइल के, यहूदा मिखाई थे। उनकी एक कविता है, उसमें वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरे बारे में एक जहाज जितनी बड़ी चिंता का निर्माण किया। अच्छा। तो पिता ऐसे ही होते हैं शायद दुनिया भर में, तो उनकी, मेरे पिताजी की चिंता तो शायद 10 जहाज़ों के बराबर थी। तो उसके बावजूद वो फेज कैसे गुजर गया होगा मुझे याद नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब आप घर से बाहर जब निकलता है भारतीय समाज में बच्चा, वो कॉलेज के बाद ही निकल पाता है, और वरना तब तक उसे बच्चा ही मानते हैं। हालांकि बच्चा तो मुझे आज भी माना जाता है घर में, माँ तो बच्चा ही कहती है। लेकिन अगर आपको वो समय पार करते ही कोई ऐसा संबल सहारा मिल जाए जो आपको जैसे क्लीशेड भाषा में बोलेंगे रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक मिल जाए, तो ऐसा मेरे साथ इत्तेफाक हुआ कि मुझे वीरेंद्र डंगवाल मिल गए। अच्छा। और उनसे मिलना भी बड़ा इत्तेफाक था। हाँ। वो मैं बताऊं किस्सा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात सन 89 की है, 90 की बात होनी चाहिए। 90 की बात है। वही जो मैंने बताया आपको, जनमत का जो अंक आया था, उसमें वीरेंद्र की 2 कविताएं थी। एक थी राम सिंह। तो ये आपकी वीरेंद्र से पहली मुलाकात हो रही है, मतलब उनके रिटर्न फॉर्म पहली बार मैंने एक तो राम सिंह उनकी कविता पढ़ी, और एक छोटी सी कविता थी लिखी हुई इमरजेंसी पे, उसका नाम था इस बार वसंत। ये उस संग्रह में छपी, उस मैगजीन के इशू में आई थी। फिर पता नहीं कैसे उनकी किसी पत्रिका में एक और कविता छपी थी। उनके एक दोस्त की डेथ हुई थी, बलदेव साहनी की, और उन्होंने एक मरते हुए दोस्त के लिए शीर्षक से कविता लिखी थी अपने दोस्त के नाम पर। बड़ी मार्मिक कविता थी वो। तो उसमें एक दोस्त है जो असमय किसी बीमारी से उसकी मौत हो गई है, लंबी कविता है, और वो अंदर तक मर्म को बींधने वाली कविता है। जब उस आखिर में वो जब विदा देते अपने दोस्त को, तो कहते हैं भाई घाट से नाव खुल रही है भाई, है ना, और जहाँ तक साथ हुआ हम अपनी रुलाई दबाते हुए, हाथ हिलाते हुए किनारे किनारे तेरे पीछे पीछे आएंगे। तो बड़ी मार्मिक सी इमेज थी वो। ये इमेज मन में थी, और मैंने सोचा ये जो भी कवि है ये
वीरेंद्र नंगवाल का नाम ये पहली हाँ, बार दर्ज हो रहा दर्ज हो रहा था, और खास तौर पर इस कविता के इस बाद। कविता पे। जी। फिर चूंकि वो उस वक्त तक स्टार बन चुके थे, हम्म, स्टार थे ही, बड़े शानदार लोकप्रिय आदमी थे, तो नैनीताल में उनका काव्य पाठ का कार्यक्रम था। ऐसे शहर में बैनर्स लगे हुए थे कि वीरेंद्र नंगवाल आएंगे, शैले हॉल में कविता पाठ करेंगे। आप अभी कॉलेज में हैं या निकल पास आउट हो चुके कॉलेज से पास आउट हो पास चुके आउट हो हैं, चुके हाँ हैं? बिल्कुल। अच्छा। तो और मैं बड़ा तब तक बड़ा दब्बू किस्म का आदमी था, दब्बू, घुन्ना, कम बोलने वाला, है ना, अपने ही अंदर काइयाँ भी बोल सकते हैं। तो वहाँ देखा, सबसे पीछे जाके बैठ गए, तो उन्होंने 10-20 कविताएं सुनाई, और जाहिर से वो बहुत बहुत शानदार आयोजन था। और कविता करके वो मंच से नीचे उतरे, बाहर आए, तो उनके पीछे पीछे हुजूम लोगों का, तो उनके प्रेमी बहुत थे वहाँ पर। तो 30-40-50 लोग चले आ रहे हैं शैले हॉल से नीचे को, मलीताल की तरफ को, बाजार की तरफ को। उनके मैं भी, प्रशंसकों की हाँ, टोली। मैं भी दोस्तों की, प्रशंसकों की, मैं भी पीछे पीछे चल दिया। फिर वो टोली धीरे धीरे छंटती गई, 10-12 लोग बचे। ये लोग मलीताल बाजार पार करके झील किनारे बैठ गए, पत्थर की रेलिंग पे। वहाँ चाय के 4-5 खोखे थे, तो किसी ने चाय का ऑर्डर कर दिया। अभी तक मैंने किसी से बात नहीं की है, वही घुन्ना होने के चक्कर में, बोलना नहीं है, क्योंकि अपने को बड़ा ही समझते थे कि बहुत बड़े 30 मार का हैं। ये भी था ना मन में कि बड़े 30 मार का कवि हम तो अब वो चाय मिली, मुझे मिल गई, और जाहिर वीरेंद्र वो बातें कर रहा था, सब दुनिया भर के दोस्तों से बड़ी अनौपचारिक बातें होती थी, और बहुत शानदार आदमी थे। तो फिर वो कविता पर बात करने लगे। गिरदा था वहाँ बैठा हुआ, तो याद आ गया, गिरदा भी था। गिरदा से आपका परिचय हो चुका था? गिरदा से तो थोड़ा सा परिचय हो चुका था। अच्छा, थोड़ा सा परिचय हो चुका था। तो गिरदा ने कुछ बात शुरू की, और फिर वो कुछ कहने लगे, तो अचानक मुझे लगा ये टाइम है जब मुझे भी अपनी बात करनी चाहिए। तो मैं उनके पास जा खड़ा हो गया। मैंने कहा, सर, मैंने आपकी वो कविता पढ़ी है, बलदेव साहनी वाली, और बड़ी शानदार कविता है आपकी। वो कुछ कहते इसके पहले ही मैं और बोल पड़ा कि मैंने अंग्रेजी में एमए किया है, और हमारे कोर्स में एक कविता लगती है एमिली डिकिंसन की, आई हर्ड ए फ्लाई बज व्हेन आई डाइड। यानी जब मैं मरी तो मैंने एक मधुमक्खी की भिन भिन सुनी। बस इतना ही मैंने बोला उनसे। तो अरे भाई बोले, और वो उतरे, और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। अच्छा। अरे यार क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ। तो गिरदा ने भी कुछ कहा, अरे बब्बा ये तो, अरे अशोक है, ये फलां है, लिखता है, ये सब है। तो वो हाथ में ऐसे कंधे में हाथ डाला और बोले चलो यार, इन सब बोले चलो भाई मिलते हैं। और हम उसी रॉ में ऐसे ही चलते चल दिए ठंडी सड़क को। अच्छा, अब वीरेंद्र और आप हैं बस, हाँ। बाकी हाँ। हम रात के 2 बजे वापस लौटे होटल। उसके बाद अच्छा, हम 2 बजे तक बात ही करते रहे। और ये पहली मुलाकात है? पहली मुलाकात थी। अच्छा। और उस दिन से जो संबंध एक उनके साथ बना जी, वो उनके जाने के बाद ही फिर हाँ। वैसे ख़त्म हुआ शारीरिक। और वैसे तो हम रोज ही साथ रहते हैं। तो उनके साथ रहने से एक बात तो, क्योंकि वीरेंद्र का ये था कि एक बहुत बड़े कवि तो थे ही, वो इंसान बहुत बड़े थे। हाँ। बड़े और ईमानदार इंसान। और किसी भी संसार में जो आदमी ईमानदार होगा और बड़ा भी होगा, तो उसके सामने तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर पीठ पीछे उससे डरने वाले बहुत होंगे लोग। और उसकी बात से सब हाँ हाँ वैसे तो बोलेंगे, मगर जब आधिकारिक रूप से उस हाँ को दर्ज करने की बात आएगी तो पीछे हट जाएंगे। मगर उस आदमी का ये जलाल था कि वो आदमी वैसे मजबूत खड़ा रहा। तो उस लेसन ने जो है, शायद वही एक उनका साथ ही शायद रहा कि मैंने कहा कि भाई कविता का अब नहीं है, और कुछ देखते हैं, करते हैं। अच्छा, ये तो वीरेंद्र का किस्सा है। हाँ बताइए। हाँ, वीरेंद्र पे अभी थोड़ी बात और करेंगे। हाँ। जो आपका जो कविता संग्रह आया था, उस पर वीरेंद्र की नज़र पड़ी, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने उसकी भूमिका उन्होंने लिखी है। अच्छा। हाँ जी, उसकी भूमिका उन्होंने ही लिखी बाद में, क्योंकि तब ये संग्रह 92 में आया। अच्छा, और ये मुलाकात पहले की है उससे? मतलब ये मुलाकात 2 साल पहले की। 2 साल पहले की मुलाकात है। अच्छा, वीरेंद्र तो के साथ उन्होंने उसमें ये लिखा कि ये जो कविताएं हैं ऐसी ऐसी हैं, तारीफ की। जाहिर है लिखता है आदमी, तारीफ करता ही है। उन्होंने आखिर में बोला कि हमें उम्मीद है कि इन कच्ची कविता पर अशोक बाद में काम करेंगे। अच्छा, ये भी लिखा उन्होंने। ये भी लिखा है। हाँ। अच्छा, तो वीरेंद्र के साथ दादा कुछ किस्से कहानियाँ, उसके बाद तो लंबा सफ़र रहा, तो कुछ ऐसी स्मृतियाँ याद आती हों, कोई किस्सा याद आता हो कि आप कभी वीरेंद्र के वहाँ घर गए हों? वीरेंद्र शायद बरेली में रहा करते थे। बरेली में रहते थे। तो बरेली के कोई किस्से हों, या कोई भी आपके जहन में अगर कोई ऐसा कोई किस्सा दर्ज हो
यार किस्से ही किस्से हैं उनके साथ। तो हम्म, जैसे वो एक ऐसा आदमी था, मैंने कहीं लिखा भी है, बाकी अगर आपको याद हो, एक फिल्म है डेड पोएट सोसाइटी, डेड पोएट सोसाइटी ये। उसमें जो वो अध्यापक है ना, हम्म, रॉबिन विलियम्स, हम्म, वो बच्चों से कहता है कि आपको यू हैव टू सक द मैरो ऑफ लाइफ। मुझे हड्डी चूसते ना खट्टे ऐसे हाँ, करके, बकरी वाली वो, तो वो लाइफ की हड्डी को चूसना है बेसिकली। हम्म, तो वीरेंद्र वो काम करता था, उस जीवन का रस चूसता था हर पल। वो उठने के बाद से लेके जब तक सोया नहीं है, वो हर पल को जितना अधिक जी सकता था उतना जीता था। ये मैंने तो नोटिस किया। हम्म, और तुम्हें इस बात को जान के मतलब हैरानी होगी, हमने कविता पर, साहित्य पर बहुत कम बातें की। खासतौर अच्छा, पर उनकी कविता पर तो बात शायद ही कभी की। हाँ, ये था कि जैसे मेरे ख्याल से 92-94 के बाद उन्होंने जितना भी लिखा, कविता लिखते ही वो पहला ड्राफ्ट मुझे भेज देते थे अच्छा, कि यार ये लिख दिया, देख लो, ओह, कुछ करें इस पर। वो फिर शर्मा शर्मी में काम होता था। हाँ, वो अनुभव भी सर आपके एक है। लेकिन हम जब भी मिलते थे, उन्होंने जो, क्योंकि पढ़ते बहुत थे, समकालीन साहित्य बहुत पढ़ते थे, तो जब भी मुलाकात होती थी तो वो क्या करते थे कि कहेंगे यार देखो ये एक कवि आया है, एक किताब इसकी है, बैठो। तो फिर इसकी 2-3 कविताएं पढ़ के सुनाते थे। अच्छा, और ऐसे सुनाते थे जैसे उन्होंने खुद लिखी हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे जब भी कोई कविता सुनाई, किसी की कविता सुनाई, ऐसा लगा वो उन्होंने खुद लिखी हुई है। इतनी मोहब्बत से सुनाते थे। और इसमें जो सबसे बड़ा मुकाम उनकी ज़िंदगी में हासिल था वो था आलोक धनवा को। तो आलोक धनवा की कविताएं सुनाते थे, रोज आते थे वो रोने लगते थे। जैसे उनकी कविता में कहीं है, रोहित क्या है वो, एक उम्मीद जो तकलीफ जैसी है, ये लाइन आती है, एक पंक्ति उसमें आती है, शायद सफ़ेद रात में है। तो वो कहते यार एक उम्मीद जो तकलीफ जैसी है, वो आंखों से आंसू आ रहे हैं साहब आपके। तो कविता की ताकत उन्होंने, उनकी वजह से मैं समझा कि यार ऐसे भाषा में अगर ऐसा लिखा जाए तो ऐसा भी संभव है, ऐसा कर सकते हैं। तो किस्से तो बहुत सारे, एक किस्सा और याद मुझे आ रहा है जो उसी से कंटिन्यू करते हैं। मैंने बलदेव साहनी वाली बात बताई। हाँ। तो जब हमारी फिर मुलाकातें होनी शुरू हुई, 2-3 साल दोस्ती के हो गए, तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि यार वीरेंद्र, वो बलदेव साहनी वाली कविता खुद सुना दो एक बार। ना नुकुर करते रहे, नहीं नहीं छोड़ो, कहाँ खोई है, मैंने कहीं रखी हुई है, मैं लाया हूँ, सुना दो। उन्होंने उनको सुनाना शुरू किया और सुनाते आधे में उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और उसका आखिर जब आता है, वाकई में उसको अगर ढंग से पढ़ के पढ़ाने वाला, सुनाने वाला हो तो आप वाकई में रो जाओगे। वो इतनी मार्मिक कविता है। अब वो दहाड़े मार मार रोने लगे, बिल्कुल आखिर आते आते बिल्कुल चिपट गए मेरे से। वो 2-3 मिनट चला, फिर सब बंद हो गया। बोले चलो, तो बाहर निकले। उनके पास एक पुराना स्कूटर था, उसमें किक मारी गई, पीछे बैठाया गया। बहुत ही बेतरतीब स्कूटर चलाते थे भाई साहब। स्कूटर चलाने वाला वैसा आदमी दुनिया में कोई हुआ नहीं आज तक। उनके पीछे बैठ के लगता था कि अब मरे कि तब मरे। ये शेखरदा ने भी याद किया उनके स्कूटर। अच्छा, क्या उनका, हाँ किया है, मतलब अब मरे तब मरे। पता लगा सामने से बस चली आ रही है और उनका स्कूटर बंद हो गया है, और वो फिर ड्राइवर से कुछ कह रहे हैं, ऐसे कर, वो पीछे भीड़ हो गई है। कह रहे ऐसे ही वो मुझे उसमें बैठा के लेकर गए और एक जगह जाके रोक दिया और कोने पे जाके बोले, वो देखो वो बलदेव का घर है। अच्छा, सिगरेट जलाओ। तो सिगरेट निकाली, जलाई। बोले अब चलो, 2 बार हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न बजाया और स्कूटर वापस से घर आ गए। तो मैंने कहा ये क्या किया? बोला कुछ देख लेता हमको, पर जाना जरूरी था। कुछ नहीं समझ में आया क्यों किया। उसके बाद ये हमारा नियम बन गया, मैं जब भी बरेली जाता था, कोई एक पल निकाल करके स्कूटर स्टार्ट होना है, वही खटारा स्कूटर, वहाँ जाना है, एक सिगरेट पी जानी है, 2 हॉर्न बजाने, वापस आ जाना है। तो उन्होंने कहा तो कभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे वो दोस्त को अधिक अंतरंगता से याद कर लेते थे। जैसे जब भी हम लोग हल्द्वानी से नैनीताल जाते थे, तो रानी बाग पे जब गाड़ी होती थी, तो जो भी गाड़ी चला रहा था कहते यार 2 बार हॉर्न बजा दो जोर से। अच्छा। तो मैंने पूछा उनसे, हॉर्न क्यों बजवा रहे हो भाई? बोले जरा मटियानी जी से हेलो कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि इनकी तब तक मौत हो चुकी थी, वहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो इस तरह के तमाम चीज़ें थी जिसको लोग समझ नहीं पाएंगे वो क्यों करता होगा आदमी, तो उनकी कविता में दिखता है फिर जिंदगी ना। हाँ, ये है, बहुत किस्से वरना इसी में बात पूरी हो जाएगी हमारी। तो दादा वहाँ से फिर थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं आपकी जर्नी में।
ब्लॉगिंग की दुनिया, ये जो घटनाएं हैं, ये इसके लगभग एक दशक बाद आप ब्लॉगिंग की दुनिया में और भी आते आगे हैं। शायद 2006 14 15 2006 15 साल के बाद। 15 साल के बाद। हम्म, तो ये 15 साल का जो ड्यूरेशन है, इस दौरान लाइफ में क्या चल रहा है? मैंने कहा ना आपसे, ईमानदारी से बताऊं, मुझे याद ही नहीं मैंने क्या क्या किया होगा, अच्छा। लेकिन मोटा मोटी ये हो कि वही कुछ यात्राएं करी, हाँ। साउथ अमेरिका घूम के आ गए, हम्म। हिमालय में हमारे जो ये पिथौरागढ़ जिले के जो धारचूला मुनस्यारी की जो घाटियाँ हैं, जोहार, दारमा, व्यास, चौदास, हम्म। इनमें 7-8 साल रिसर्च कर ली, जाके फील्ड वर्क किया 3-3 4-4 महीने रह करके, एक तो वो रहा। और इसकी ट्रैवल का जो इग्नाइट है वो कैसे हुआ? ट्रैवल का एक नाइट कैसे हुआ, ये मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल से ट्रैवल के एक नाइट के पीछे ये वजह रही होगी, जो मैं अभी खुद आप पूछते तो मैं सोच रहा हूँ। जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कविता तो लिखता ही था। जी। 90 के दशक में मैंने थोड़ा सा वो कैलीग्राफी सीखी थोड़ी सी अच्छा। हाथ से। हाँ। तो उन दिनों आप जवान होते हो, आपके अंदर क्रांति वांति करने के सारे जो है जज्बे मौजूद रहते हैं, तो आपने कहा यार, पोस्टर्स आइसा के तो और पोस्टर बनाना ASF शुरू के। किया। हाँ, तो पोस्टर बनते थे शुरू में, हम्म। मैंने उन्हीं पोस्टर्स में कविता लिखनी शुरू करी। कविता अच्छा, पोस्टर, कविता पोस्टर। कविता पोस्टर। हम्म। उस ज़माने में कविता पोस्टर देहरादून में अवधेश बनाया करते थे। अच्छा। अवधेश थे, बड़े कवि थे। हम्म। तो और अपने नेगी जी बनाते थे, बी मोहन नेगी बनाते थे। हाँ, भी मोहन जी। इन लोगों से दोस्ती हो गई। अच्छा। इन्होंने कहा तुम बड़े अच्छे बना रहे हो यार, और बनाओ। तो कुछ बनाए, इतने हो गए कि वो एक उनकी एग्जीबिशन लग सकती थी, अच्छा। तो लगा दी गई। फिर और इसमें वहाँ- दुनिया तमाम की कविताएं थी इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, नहीं, दुनिया जहान अपनी अच्छा, कविता कोई नहीं, अच्छा, दुनिया भर की कविताएं हाँ, जो समझ में आती थी। जी। और जब वो चल रही होगी नैनीताल में, तो किसी ने आगे देखा, उसने कहा यार आप इसको लेके अल्मोड़ा आ जाइए प्लीज़। अच्छा। तो हमने वो रोल किया, हाँ। अल्मोड़ा पहुंच गए। वहाँ किसी ने बोला रानीखेत आ जाइए, अच्छा। वहाँ पहुँच गए। तो शायद 1 साल में लगा कि तो अच्छा काम है भाई, अच्छा। आप अपने मन का काम भी कर रहे हो, हम्म। घूमने को भी मिल रहा है, हम्म। और उसमें चूंकि आपको बहुत तरह के लोग मिलते थे, हम्म। तो कहीं ना कहीं शायद इससे शुरुआत तो हुई यात्रा के प्रति, जो एक फैसिनेशन अच्छा। पैदा हुआ। हम्म। और जो बड़ी यात्रा जो मेरी साउथ अमेरिका की यात्रा हुई, वो लिखने से आया फैसिनेशन, पढ़ने से आया फैसिनेशन। अच्छा। जैसे हमने जब एमए कर रहे थे, तो जाहिर अंग्रेजी में था, तो कोर्स में सब किताब अंग्रेजी की थी। हम्म। लेकिन हमारी एक अध्यापिका थी, मिसेज अनिल बिस्ट, एमए में हम्म। खूब वो हम पढ़ाया करती थी शेक्सपियर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सन 89 में गार्सिया मार्केज का एक उपन्यास पढ़ने को दिया। अच्छा। 89 में। आप ये एमए की बात है, एमए की बात, मतलब मार्केस से हाँ। मुलाकात एमए में हुई। तो अंदर एक मोटा एक इच्छा हुई कि क्या कभी ऐसा होगा कि मैं इस लेखक के महाद्वीप में जा सकूंगा, अच्छा। कि जिस भाषा में इसने लिखा होगा, मूल भाषा में, क्या मैं उसे कभी पढ़ पाऊंगा। हम्म। तो अंदर ये इच्छा तो रही थी कभी, तो वही कभी शायद ये इच्छा साउथ अमेरिका भी लेकर गई। यात्रा का ऐसा कोई स्पेसिफिक अच्छा। वो नहीं लग रहा है। और वो हाँ, जो साउथ अंदर। अमेरिका वाली यात्रा रही, हाँ। कितनी लंबी रही? शुरुआत कैसे हुई? वहाँ से लौटे तो उसके बाद में अनुवाद इस समय तक आप करने लगे थे साउथ अमेरिका जब आप गए, या अनुवाद इसके बाद शुरू हुआ? छिटपुट अनुवाद तो मैं 90 से कर रहा था। अच्छा। छिटपुट, लेकिन बहुत ही छिटपुट। मुझे नहीं मालूम था कि अनुवाद कितने सारे हो सकते हैं, और क्या उससे क्या करूँगा, होगा क्या अनुवादों का, ये कुछ मालूम नहीं था। हाँ, तो साउथ अमेरिका जब चला गया और वहाँ स्पेनिश भाषा सीख ली, तब वहाँ मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदी में आनी चाहिए, जो हमारी भाषा में नहीं है। तो एक उपन्यास था, उसका अनुवाद किया हिंदी में, लाइक वाटर फॉर चॉकलेट, कोमो आगो पर चोकोलाते का अनुवाद किया हिंदी में। और फिर जब मैं लौट कर आया, और चूंकि कविता, जैसे बताया, कविता अपनी लिखनी तो बंद हो गई थी, बंद हो रही थी। तो जो आदमी अंदर से कवि है, कविता लिखना नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा? तो दूसरी कविता पढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से 90 से 95 का दौर था, वो कविताएं पढ़ने का दौर भी था। बेतहाशा कविताएं पढ़ी, जो कविताएं मिली सारी पढ़ी गई, हिंदी की, उर्दू की, विदेशी जितनी कविताएं मिल सकती थी वो पढ़ी। और इत्तेफाक से वीरेंद्र की वजह से कुछ ऐसे दोस्त बन गए, मंगलेश डबराल दोस्त बन गए, नीलाभ दोस्त बन गए, विष्णु खरे मित्र बन गए, चंद्रकांत देवताले मित्र बन गए। इन सब के पास जखीरे होते थे किताबों के, मैं जाके पता ले आता था। तो विश्व कविता से भी एक साक्षात्कार हो गया। जैसे बड़े बड़े नाम पढ़ने को मिल गए, फर्नांडो पेसोआ हैं, होलान हैं, वास्को पोपा हैं, है ना, हेरबर्ट हैं। तो मैंने ये पाया कि इनके अनुवाद तो हैं हिंदी में, मगर बहुत छिटपुट हैं, समग्र काम नहीं हुए।
तो वो भी करने शुरू किए धीरे धीरे धीरे। तो यही था कि ये अपनी भाषा में भी होना चाहिए। उसके पीछे कोई ऐसा नहीं था कि कोई मिशन लेके चले, ऐसा नहीं, होना चाहिए, इतना था। अनुवाद भी खूब सारे किए। हाँ, और ये बहुत वो तो नहीं हो रहा बात, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्रम में ही जारी है। और बिल्कुल मार्केस को बहुत सारे लोगों ने अशोक दा के थ्रू ही समझा है, जो अशोक दा ने मार्केस के अनुवाद किए। तो दादा ये अनुवाद वाला दौर उसके बाद आया, और ये ब्लॉगिंग जब आपने शुरुआत की, ब्लॉग की दुनिया में जब एंटर हुए, उससे पहले आप कुछ लिख रहे थे, कहीं छप रहे थे, जो क्योंकि ब्लॉग में तो आप जब आए तो आने के साथ ही उसका फैलाव भी शुरू हुआ, या वो अनुभव आप खुद बताइए कि मतलब ब्लॉगिंग में जब आपने एंटर किया वो कितना कठिन था, क्योंकि उस दौर में फ़ॉन्ट की दिक्कत, इंटरनेट की दिक्कत, हिंदी में ब्लॉगिंग की शुरुआत, उस अनुभव के बारे में बताइए। पहले आपने कहा छपने के बाद थोड़ा बहुत तो छप ही रहा था, कुछ कुछ पत्रिकाओं में छप जाते थे, इक्का दुक्का का अनुवाद छप गया, कोई यात्रा बतान छप गया। तो एक तरह से चूंकि मैं ये जानता था कि जो ये मेरे समझ में बात तो थी कि हिंदी का जो ये प्रकाशन का जो मसला है ये बड़ा सीमित है आबादी के हिसाब से, कि इतने करोड़ लोगों की भाषा है और इतने 100 में किताब या पत्रिका छपती है और कुछ हज़ार लोग उसको पढ़ पाते हैं। और ये बात तो थी मन में कि इसका इतना अधिक प्रसार क्यों नहीं है, क्यों हर आदमी प्रेमचंद को आज हिंदी का लेखक मान रहा है, कि और पता नहीं कोई लेखक है। आप आज भी लोगों से पूछिए हिंदी के किसको जानते हो तो वो प्रेमचंद का नाम ले लेगा। बहुत ज़्यादा जानने वाला हो तो मुक्तिबोध कह देगा कोई आदमी, धर्मवीर भारती कह देगा, या मैथिली शरण गुप्त बोल देगा, है ना। तो उस वक्त तो और ज़्यादा ख़राब स्थिति रही होगी, और ये नहीं पता था क्या कर सकते हैं इससे लड़ने के लिए, क्योंकि आपको 20 तरह के और काम करने होते हैं ना, आपकी अपनी ज़िंदगी भी है, यात्राएं भी करनी है, यारी दोस्ती अलग निभानी है आपने, हुड़दंग करना है, यात्राएं करनी है। तो कभी ऐसा सोचा नहीं गंभीरता से कि कैसे हो पाएगा, या शायद सोचने की कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, लेकिन अंदर था सबकॉन्शियस में कि यार ये क्यों नहीं है। ऐसे में ब्लॉगिंग एक तरह से वरदान बन के आई हिंदी के लिए ख़ास तौर पे। हालांकि अंग्रेजी में ब्लॉगिंग 1998 में शुरू हो गई थी, मतलब अंग्रेजी का पहला ब्लॉग 1998 में लिखा जा चुका था। हिंदी की ब्लॉगिंग 2004 या 5 में शुरू हुई, और कुछ पायनियर लोग थे जिन्होंने इसमें बड़ा योगदान दिया, जो अनसंग हीरोज़ हैं आज के। तो उसमें एक पिता पुत्र की जोड़ी है, दिल्ली में रहते हैं। पिता का नाम है मैथिली शरण गुप्त, उनके बेटे का नाम है श्रील गुप्त। श्रील गुप्त की तो शायद ससुराल भी हमारे पहाड़ों में रानीखेत में है। अच्छा। तो ये लोगों ने क्या किया कि हिंदी के फॉन्ट्स पे काम करना शुरू किया। जो कृतिदेव फॉन्ट है इनका बनाया हुआ है, यूनिकोड फॉन्ट के शुरुआती काम इन्होंने किया, मैथिली जी ने किया। और एक हमारे मित्र हैं इरफान, आप जानते हैं इरफान, जो बहुत बड़े साक्षात्कार करता है, बड़े शानदार आदमी है, गुफ्तगू उनका चर्चित। तो मुझे इरफान ने, और एक और हमारे मित्र हैं आशुतोष उपाध्याय, इन दो लोगों ने मुझे बताया 2006 के आसपास कि भाई एक ऐसा कुछ शुरू हुआ है प्लेटफॉर्म, ये तुम्हारे मतलब का ठीक है। अच्छा। कि मेरी कुछ ऐसी इमेज बन गई होगी शायद कि ये कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करने वाला आदमी है तो इससे कहते हैं। दोनों ने मुझसे कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और ऐसे ये कर करके तुम इसमें एक बना सकते हो। तो वो आपके लेखन से परिचित थे, मतलब जो आप छोटा छोटा जो लिख दोस्त रहे थे, दोस्त भी थे कि कैसे। हाँ, थोड़ा सा आप जिक्र आया है इरफान सर का, तो उनसे दोस्ती, तो इरफान की दोस्ती भी आते हैं। हाँ। ये बात फिर वो 90 में जाएगी। अच्छा। जब वीरेंद्र से दोस्ती हो गई थी, और नैनीताल में रंगमंच की बड़ी लंबी परंपरा है। हाँ। और मैं अपने सबसे बड़े उस्ताद का नाम तो लेना भूल गया, ज़हूर आलम का नाम लेना भूल गया। हाँ। तो ज़हूर आलम ना होते शायद, ये भी है, ज़हूर आलम ना होते तो वीरेंद्र नगवार भी ना होते ज़िंदगी मेरी। अच्छा। है ना। तो ज़हूर आलम जो हैं वो वहाँ पे रंगमंच के तमाम आयोजन क्या करते थे, नाटक करा रहे हैं, नाटक समारोह करवा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक समारोह करवा रहे हैं। तो ऐसे ही एक नुक्कड़ नाटक समारोह के लिए आयोजन चल रहा था, और अभी भी मैं अपने उसी में वही घुन्ना वाला अभी था, ओपन अप नहीं हुआ था, उतना नहीं खोला था लोगों से। तो मैं घर से निकला जाने के लिए मलीताल, रास्ते में देखा कि एक 7-8 लड़के जो पहाड़ के तो नहीं हैं, अच्छा, घेरा बनाए हुए हैं, एक के हाथ में डफली है, बीच में एक हैंडसम सा आदमी, दाढ़ी वाला, लंबे बाल हैं, लंबी दाढ़ी है, खूबसूरत आदमी है, उसके हाथ में डफली और वो कुछ कर रहा है, और
बाकी लड़के साथ में गा रहे हैं। अच्छा। लिखने वालों को मेरा सलाम, पढ़ने वालों को मेरा सलाम, देश खातिर जो बेटा मरे उसकी माता को मेरा सलाम। अच्छा। तो बीच में जो थे वो नीलाब थे, अच्छा। और चारों तरफ जो लोग साथ में गा रहे थे, उसमें पंकज श्रीवास्तव, हम्म। उसमें चंद्रभूषण, हम्म। उसमें इरफान, अरुण पांडे, ये सब बाद में बड़े नाम बने मीडिया जी। के, ये सब थे। ये सब लड़के मेरी उम्र के लोग थे। हम्म। तो मुझे लगा ये तो बड़ी गजब की चीज़ है भाई। फिर ये वही ना एक तरह से चीज़ होती है, तो मैं उनके साथ जैसे कहते हैं लग लिया। उसी में फिर इरफान से अच्छा। अधिक दोस्ती ऐसी हुई कि संगीत अच्छा लगता था, हम्म। इरफान के पास संगीत का खजाना था, अभी भी रहता है। हम्म। तो वो दोस्ती धीरे धीरे वहाँ से शुरू हुई, अब आज तक है और बड़ी प्रगाढ़ होती चली गई है। अच्छा। ऐसे इरफान से ये मुलाकात हुई। ओके, तो वापस जी। वहीं आते हैं जहाँ से हमने इरफान सर की उस पर जंप किया हाँ, था हाँ। कि ब्लॉग के लिए आपको इरफान सर और कुछ लोगों का आशुतोष सजेशन, उपाध्याय, दो हाँ, लोगों ने उनका किया। सजेशन आया हाँ, कि ये है, हाँ। तो वहाँ से आपने ब्लॉगिंग की। हाँ, तो मैंने वो ब्लॉग बना लिया, जी। ब्लॉग तो बना लिया, हम्म। लेकिन अब उस वक्त क्या था कि इंटरनेट की बड़ी दिक्कत थी, हम्म। तकनीकी समस्याएं बहुत ज़्यादा थी हम्म। कि हल्द्वानी जैसी जगह में हम्म। बड़ी मुश्किल से एक तो इंटरनेट आता था, तब वो डायल अप वाले मोडम होते थे, हम्म। और रफ्तार नहीं होती थी स्पीड में, है ना, हाँ। और कनेक्शन बहुत कमज़ोर होता था, कभी भी आया फिर कट गया, आया फिर कट गया, ऐसा रहता था। हम्म। तो मैंने वो ब्लॉग तो बनाया, उसमें सिर्फ और नाम रखा उसका कबाड़ खाना। हम्म। कबाड़ खाना नाम इसलिए रखा कि मेरे प्रिय लेखकों में जैसे ज्ञान रंजन जी हैं, ज्ञान जी हैं, जी। बड़े संपादक लेखक हैं, हाँ। पहल के संपादक। हम्म। ज्ञान जी की किताब का नाम है कबाड़ खाना, अच्छा। उसमें उनके लेखों का संग्रह है। मुझे लगता था कि ये नाम इसलिए रहेगा, तो अच्छा, नाम वो वहाँ से लिया। इंस्पिरेशन वहाँ से था। हाँ, क्या ऐसा कह सकते हैं। जी। तो कबाड़ खाना नाम रख दिया गया, और मैंने लिखा कबाड़ खाने में आपका स्वागत है, एक लाइन लिखी बस, हो गया, और छोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि उतना ही लिखने में मुझे 1 घंटा लग गया। अच्छा, ये एक हाँ, लाइन लिखने हाँ, में? हाँ, हाँ। ओह, क्योंकि वो इंटरनेट और फॉन्ट दोनों की प्रॉब्लम। कनेक्शन की, Connection। इंटरनेट की, फॉन्ट की, क्योंकि आप यू कुड नॉट राइट ऑफलाइन, हाँ। सब कुछ वाज ऑनलाइन। हाँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये था। जी। तो हम्म। वो किया गया। हाँ। एनीवे, यार बहुत तेज धूप तो नहीं होगी इधर, बैठ सकते हैं? वहाँ तो ठीक लग रहा है, ठीक है। हाँ, वहाँ तो बैठे सकते हैं। आइए। आगे चलते बैठते चलो। हाँ, ये चलो, ठीक है ना। हाँ जी। तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो वो किया। एक लाइन लिखने में आप बता रहे हैं कि पूरा लगभग 1 घंटा लगा उस लाइन को लिखने में। उन दिनों मैंने एक प्रोज का पीस लिखा था, अच्छा। एक गप लिखी थी, बद्रिका की गप लिखी थी, शायद मेरी पहली फसक थी, जैसे फसक बोलते ना, हाँ हाँ हाँ। थोड़ा लंबा था। फसक जो है एक कुमाऊनी शब्द है, जिसका मतलब है, जिसको बतकही कहा जा सकता है। बतकही कह सकते, बात पोशी कर जी। तो वो था, थोड़ा लंबा था। अब टाइप भी करना है, फिर बात हुई आती, टाइप करने में परेशानी होती थी ऑनलाइन, तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मैंने टाइप करके उसमें लगाना शुरू किया। ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया। फिर मेरे मन में एक बात और थी, इतने सालों का जो ये अनुभव था, ख़ासतौर पे वो अंग्रेज़ी के बहुत घटिया कवि से यात्रा वात्रा करके थोड़ा थोड़ा लिख पढ़ गए, तो उसमें कुछ संगीत भी सुन लिया, यात्राएं भी कर ली, लोगों से मिल लिए, भाषाएं सीख ली, और भी बहुत कुछ सीख लिया, देख लिया, और बहुत कुछ ऐसा था जो अच्छा लगता था। तो मुझे लगता ये था कि भाई जो अच्छा है उसको सबको बांटो, क्या मालूम किसी और को अच्छा लग जाए। तो ये बद्री काका वाला किस्सा लगाते लगाते मुझे लगा कि नहीं, ऐसा करते हैं, कुछ अपनी पसंदीदा किताबें उनके बारे में लिखते हैं, कुछ गीतों के बारे में लिखा जाए, कुछ कविताएं लगा दी जाएं। तो ऐसे धीरे धीरे वो कबाड़ खाना शेप लेता चला गया। अच्छा। और साल भर में उसमें करीब 600-700 पोस्ट आ गई, और फिर हमने उसको एक ओपन प्लेटफॉर्म बना दिया, बाकी कंट्रीब्यूटर्स भी ऐड करें। फिर उसमें 70-80 नाम आ गए, और आज जब देश के बड़े बड़े सब नाम थे उस वक्त के, वो सब आ गए, यूँ कबाड़ खाना चल निकला। और ये जो सर हिंदी, अगर आप उस पर चर्चा करना चाहें कि हिंदी के जो साहित्य का जो जिसका वर्चस्व था जिस पूरे नेशनल लेवल पे, उनकी प्रतिक्रियाएं ब्लॉगिंग को लेकर के और उस चीज़ को लेकर के कैसी प्रतिक्रियाएं थी? स्वागत कर रहे थे, नकार रहे थे, खारिज कर रहे थे? नहीं, हिंदी का उस वक्त जो स्थापित जो सत्ता थी,
वो टेक्निकली बड़ी हमेशा बड़ी पुअर रही है। उनकी तकनीकी तौर पर वो लोग बहुत हम्म, कमज़ोर थे। उनकी समझ में मशीन वशीन नहीं आती थी, है ना। मैं आपसे कल भी कह रहा था, कई लोगों ने ईमेल अब जाके बनाए हैं अपने, हाँ, ईमेल आईडी नहीं होती थी। हम्म, तो उन्होंने उसको एक ऐसी चीज़ बना रखा था जो बड़ी दूर से देखने वाली बात है, बड़ी पवित्र चीज़ है, साहित्य है वो। और आप जो कर रहे हो वो साहित्य नहीं है। हम्म, तो यही प्रतिक्रिया आती थी कि भाई ये क्या कबाड़ा फैला रखा है, ये सब क्या कर रहे हैं आप। उस पर ज़्यादा कहना वहना बेकार है मेरे ख्याल से। ठीक है। और तो कबाड़ खाना, उसके बाद लप्पू झन्ना आपने अलग से भी ब्लॉग वो अलग बनाया। से किया। वो लप्पू झन्ना कब आया, और जो किस्सें हम लप्पू झन्ना में पढ़ते हैं, क्या उनकी शुरुआत कबाड़ खाना में भी हो चुकी थी? एक नहीं दो नहीं किस्से नहीं, वो अलग से ही बिल्कुल फ़र्क चीज़ें हैं। अच्छा। अच्छा, चूँकि वो ऐसी मतलब वो जो ब्लॉगिंग थी हम्म, वो ऐसी एडिक्टिव चीज़ थी। हम्म, तो पहले फिर इरफान इसमें बहुत ज़्यादा साथ दिया। इरफान टेक्निकली दिल्ली में रहते थे एक तो, और उनके पास अच्छा इंटरनेट होता था। तो मतलब आप यकीन नहीं कर सकते ना, उस वक्त एक पेज लिखने के लिए एक पन्ना 600-800 वर्ड, कभी 8-8 घंटे लग जाते थे, सोचिए आप। तो खैर इरफान ये सब कर देते थे। हम्म, फिर बोले यार ऐसा करते हैं, पॉडकास्टिंग करते हैं। ये भी नया, अच्छा। हमारे नया वर्ड था पॉडकास्ट हम्म, करना। तुमने पॉडकास्ट क्या होता है, बोला ऐसा हम साउंड कुछ पॉडकास्ट करेंगे। हम्म, इरफान के पास ज़ख़ीरा इसलिए ऐसा पड़ा है साउंड्स का। उनके पास आलम आरा की जो वो थी, ज़ुबैदा जो उनकी हीरोइन थी, हम्म, ज़ुबैदा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ गाना था, आलम आरा का गाना। वो इरफान ने कबाड़खाने में पॉडकास्ट कर दिया था। अच्छा। ठीक है। फिर मुझसे बोले देखो तुम्हें गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं, गज़ल का ब्लॉग बनाते हैं। हम्म, तो एक मैंने गज़ल का ब्लॉग बनाया, उसका नाम था सुगंध साज। वो आज भी देख सकते हो आप, सुगंध साज करके गज़ल का ब्लॉग बनाया। फिर एक बनाया ब्लॉग अ मूवी अ डे, अच्छा। कि हर दिन एक मूवी का रिव्यू करेंगे। माने वही कि क्योंकि एडिक्शन है कि क्या अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपने लिखा छपा तुरंत रिएक्शन आने शुरू हो जाते थे। ऐसे में मुझे लगा कि पता नहीं कैसे रामनगर का बचपन मुझे वापस आया। उसकी भी एक कहानी है। रामनगर जो शहर है, कस्बा है छोटा सा, वो सांस्कृतिक रूप से कई सभ्यताओं का मिश्रण है। उसको बसाया गया एक मंडी की तरह से, जिसे कहते हैं कि उसको बसाया हेनरी रैमजे ने, जो हमारे कमिश्नर थे। उसका नाम पहले रैमजे नगर था, जो बाद में रामनगर हो गया। ठीक है। तो मंडी थी, जाहिर है व्यापारी आए। कौन व्यापारी आए? बंजारे आए। बंजारा मुस्लिम बंजारे घूम घूम के अनाज बेचते थे, वो आए। फिर पहाड़ के व्यापारी आए। फिर तराई के व्यापारी आए। फिर वो दुकानें लगाने वाले लोग आ गए, वैश्य समाज के लोग आ गए। तो कुछ सिख लोग बाद में आए, पार्टीशन के बाद आए। तो इतने तरह की सभ्यताएं वहाँ उस छोटे से उसमें रहती थी, बसती थी। तो वहाँ उनकी अपनी भाषा विकसित हो गई। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ रामनगर में पाए जाते हैं। जैसे जब बच्चे कंचे खेलते हैं, गोली खेलते हैं, तो निशाना ऐसे लगाते हैं, तो रामनगर में से कहते हैं टोंचा लगाना। ठीक है। तो टोंचा शब्द तो कहीं है ही नहीं। और तो लप्पू झन्ना की शुरुआत टोंचे से हुई। अच्छा। क्या हुआ कि रामनगर को छोड़े हुए तकरीबन 25 साल तो हो गए होंगे, और वो स्मृति में कहीं था, अंदर बैठा होगा, मगर सतह पर नहीं था उसकी। रामनगर तब छूट गया था जब आप बिरला चले गए थे। हाँ, उसके बाद से वापस नहीं आए। कभी कभी ऐसे जाना हुआ तो वैसे ओकेजनली चले गए। तो मैं एक शादी में रामनगर गया 2005 या 6 में, कभी 6 के आसपास। तो क्या देखा कि 2 बच्चे कंचे खेल रहे हैं। वही घास मंडी के इलाके में इसका जिक्र है। वहीं पर उन्होंने थोड़ा ज़मीन थी वहाँ पर, वहाँ कंचे खेले। और उसने कहा कि अबे तेरा टोंचा अच्छा ना है, उससे अच्छा मेरा हैगा। तो वो भाषा उतनी सी सुन, 2 वाक्य सुनना, तो पूरा एक सारा संसार एक बाढ़ की तरह से अंदर स्मृति में आया। एकदम लपत्तू किया अंदर था कि दबा हुआ ना, तो वो सतह में ऐसे उभर के आया। मुझे लगा भाई ये तो लिखना पड़ेगा, तो उसको लिखे बिना नहीं चलेगा। कहाँ कौन छापेगा, और लिखना पड़ेगा, और इस भाषा में लिखना पड़ेगा जो मुझे लगता है कि लोगों की भाषा होगी। ये साहित्य वाहित्य से कोई मतलब नहीं है, मैं लिखूँगा इसे केवल। तो उसका एक किस्त लिख दी गई, और लिख के
तो 4, 6, 5, 8, 10 लोगों ने उसमें प्रतिक्रिया करी। तो ये जो आपने पहली किस्त लिखी उसकी, वो लप्पू झन्ना अलग से ब्लॉग बनाकर हाँ, लिखी? वो अलग से ब्लॉग बनाया, अच्छा। अलग से ब्लॉग बनाया, हम्म। बिल्कुल, अलग से ब्लॉग बनाया। फिर एक लिखी, अच्छा लगा, फिर एक और लिखी। तो एक समय ऐसा था कि लप्पू झन्ना शायद कबाड़ खाने से भी ज़्यादा पॉपुलर था। पॉपुलर था। हालांकि उसमें 6-6 माह तक कोई पोस्ट नहीं आती थी, मगर एक ही पोस्ट पे कमेंट चले आ रहे हैं, लगातार चले आ रहे हैं। तो ये था। और उस समय तक ये ख्याल था कि ये कभी किताब की शक्ल ना, लेगा? ना, कभी नहीं था। कभी नहीं था, पर ये था कि वो स्मृतियों को, और उस समय तक आपको ये था कि मैं इसकी इतनी किस्त लिख लूंगा, या पहली 2-3 यही था दिमाग में कि अभी जो निकल रही है पहले उसे दर्ज किया जाए? शुरू में ऐसा था कि जो वहाँ की खासियतें थी, खूबियाँ थी, मैं उनको जैसे एक बार में पतंगबाजी पे लिख दिया। जब देखोगे शुरुआत के चैप्टर्स ऐसे इसलिए अलग अलग लगते हैं वो। एक में सिर्फ निशाने के बारे में है, एक में वो फिल्म देखने के बारे में है, एक में फुटबॉल के बारे में है, फुटबॉल के बारे में 6-7 दोनों भाइयों के बारे में। जब किस्त वो लिखी गई जिसमें वो विज्ञान का दूसरा सबक सिखाया जाता है, प्रयोगशाला में सिखाते हैं शायद, जहाँ हमको पर्सनली में सिखाई जाती है काम करना, वहाँ मुझे लगा कि इसमें एक कहानी अपने आप डेवलप हो गई है, और ये मेरे सारे बचपन के दोस्त, मेरे घर की भाई बहन, ये सब इसका हिस्सा बन रहे हैं, तो इसे किसी कहानी की सूरत में देना चाहिए। ऐसे फिर कहानी जैसी बनने लगी उसमें, और जब इसका ऐसी कुछ सूरत आई, मेरे साथ एक बड़ी ख़राब बात है, अगर कोई मेरे किसी काम की बहुत तारीफ़ कर देता है तो मैं उस काम को छोड़ देता हूँ। मतलब ये कमज़ोरी मानी जाएगी, आप जो भी है, मुझे लगता नहीं आ रही ऐसा, ये तो तारीफ़ है, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं है, इतनी तारीफ़ के लायक नहीं होगी चीज़ें। तो क्योंकि कभी कभी इतनी तारीफ़ हो जाती थी इसके लिखे की कि अरे बजा आ गया, फलां हो गया, लूट लिया, ये कर लिया, मुझे लगता है इसमें कुछ कमी है, छोड़ दो, नहीं करते। तो 2-2 साल तक टच नहीं किया उसको। फिर भी 2012 तक उसका एक फॉर्म ऐसा बन चुका था कि उसमें किताब बन सकती, कहानी बन सकती थी। तब फिर किसी ने मुझसे कहा भाई किताब करेंगे, तो फिर वही हट आ गई, किताब तो नहीं करेंगे। अच्छा, किताब नहीं बनेगी, ऐसा कुछ था। अच्छा, और ये जो दौर था दादा, इस दौर में जो किरदार हैं लप्पू झन्ना के, वो उनसे परिचय, मतलब उनसे टच था, स्पेशली लफत्तू से, और राम सिंह शायद नाम है, लाल सिंह। लाल सिंह टच नहीं रहा। अच्छा, उनसे टच नहीं रहा, लेकिन बाकी सबसे संपर्क है, सबसे मेरा संपर्क है। उन्होंने किताब पढ़ ली है? हाँ, पढ़ ली, कुछ उन्होंने पढ़ ली उसमें। अच्छा, लफत्तू ने जब किताब पढ़ी और तो वापस फ़ोन पे बातचीत, आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? कहाँ हैं वो, पहले तो ये बताइए। वो ITBP पे नौकरी करते हैं। ITBP में है? अच्छा, नौकरी करते हैं। खास प्रतिक्रिया नहीं की उसने। अच्छा, बोला ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे बोला। जैसे नाना पाटेकर बोलता ना फिल्म में, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो डॉन स्टाइल में ऐसे कुछ बोला था, अच्छा किया, ठीक किया। अच्छा, उससे इतर भी ज़्यादा, लप्पू झन्ना से इतर भी बात करेंगे। कुछ बेहद ख़ास लोगों से आपकी बहुत हमने जो पढ़ी हैं बिट्स एंड पीसेस में, आपकी यादें, निर्मल पांडे भी उनमें एक हैं। उनसे दोस्ती के बारे में भी कुछ बताइए। निर्मल से तो दोस्ती फिर वही युगमंच के माध्यम से भी। अच्छा। जहूर भाई के, हमारे युगमंच के निर्मल से दोस्ती हो गई, जैसे होता कई बार कई लोगों से, आप होता ना साहब, पहली मुलाकात होती है, आप कहते हो ये मेरा इससे बन गया, जैसे आजकल क्लीशेड भाषा में केमिस्ट्री बोलते हैं, तो वो अपने आप समझ आता है ये दोस्ती हमारी बन जाएगी। तो एक तो उसका जो वो था, उसके अंदर भी जीवन को जीने का जो एक वो था ना, इच्छा होती थी, वो कोई जीवन के रस को चूसने वाली जो इच्छा थी, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। और वो बहुत अच्छा सिंगर था, गायक बहुत अच्छा था, और मैं क्या बताऊं उसके बारे में, यादें फिरें, कई जगह जाते थे, साथ घूमते थे, तमाम चीज़ें रची जाती थी। फिर कोई नाटक कर रहे हैं तो उसके लिए वो धुन बना रहा है, या कुछ शब्द इकट्ठा करने हैं, या स्क्रिप्ट पर काम करना है, सब करते थे। आवारागर्दी खूब करते थे, क्योंकि आवारागर्दी का जो हमारा एक रहा, उसमें निर्मल भी एक बड़ा एक उसका साथ, निर्मल बड़ा पार्टनर था। निर्मल और एक और हमारा दोस्त था वीरेंद्र तोमर, कल्ली बोलते थे, बड़ा शानदार क्रिकेटर था वो भी नहीं रहा। किस्सा मुझे याद आ रहा है जिसमें आपने लिखा है कि आप रात को एक बस से लौट रहे थे और उसकी खिड़कियां, बिल्कुल है, वो लिखा हुआ है, वो भी किस्सा है, वो पढ़ सकते हैं उसका जी। और नैनीताल शहर से आपकी जो मोहब्बत है वो हल्द्वानी से ज़्यादा है, जबकि जीवन ज़्यादा हल्द्वानी में बीता, जीवन के ज़्यादा वसंत यहाँ गुजरे।
यार पहली मोहब्बत जहाँ होगी ना, हम्म, वो शहर हमेशा आपको प्यारा रहेगा। अब क्या करें आप बताओ। तो अब थोड़ा सा आप उस मोहब्बत के बारे में बताइए। मोहब्बत का बताना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत करो यार, देखो ऐसा मत करो भाई, मोहब्बत मत करो। अच्छा। ठीक है, हो गया क्या, एक बड़ा घटिया शेर है ना, एक क्या कहता है वो, बड़ा घटिया शेर है एक। हाँ। हमारे एक दोस्त सुनाया करते थे, हम्म, छेड़ो ना मुझको लोगो, किस्सा ए गम मुझे सुनाने दो, हम्म, तुम बजित हो तो मैं सुनाता हूँ, एक लड़की थी खैर जाने दो। ऐसा कुछ था, बड़ा घटिया शेर था वो। तो वो अच्छा। सब ये इतना नहीं करना, मतलब वो मोहब्बत का मतलब सिर्फ लड़की से मोहब्बत नहीं होती ना, आप किसी शहर की हाँ, मोहब्बत में पड़ते हो। जी, बिल्कुल। मैं मेरे पूछने का मतलब भी दादा यही था कि हम लोग ये नोटिस करते हैं कि जो राइटर्स हैं जी या जो आर्टिस्ट हैं, उनको शहरों से ज़्यादा मोहब्बत होती है, या शायद वो व्यक्त कर पाते हैं इसलिए भी ऐसा लगता होगा कि उनको शहर से, अपने शहर से तो सभी को मोहब्बत होती है। लेकिन एक जो हर बात में वो झलक मिल जाती है कि मतलब वो तमाम अपने साथ बाकी लोगों को भी उस नॉस्टैल्जिया में ले जाते हैं, उस शहर से प्रेम में ले जाते हैं। तो नैनीताल आपका आना हुआ ग्रेजुएशन के दौरान? स्कूल में अच्छा, हाँ, बीबीएम भी आप तो, हाँ, बीबीएम भी स्कूल टाइम में ही आप वहाँ आ गए थे, और वहाँ पे कंटिन्यूअसली आप एमए तक रहे या उसके बाद भी कुछ एमए समय के तक? बाद भी रहा कई एमए साल के तक, बाद भी हाँ रहे। कई साल तक रहा। अच्छा, तो वो जो मतलब शेप रुकते रुकाते जी, तो हमें 2001 तक रहा, तो वहाँ करीब इसमें 25 साल का तो दौर है ही है। अच्छा, वो स्पैन है ही। तो अभी भी आप हल्द्वानी में रहते हैं, लेकिन दिल का एक टुकड़ा जो है वो हाँ वहाँ का वो है। हमेशा वहीं रहेगा। अभी दरअसल मैं जब जाता हूँ तो वो एक तो शहर पूरा बदल गया है, हम्म, जो हमारे अड्डे होते थे वो नहीं बचे हैं, वहाँ चमकदार दुकानें बन गई हैं, है ना। नैनीताल के दो पक्ष हैं, एक तो ये कि जो टूरिस्ट वाला पहलू है, पर्यटन वाला पहलू है, चमकदार होटल और गाइड नावें, हम्म, बड़े बड़े शोरूम्स, और एक नैनीताल है जो अंदर संकरी बाज़ारों गलियों में, अंधेरी गलियों में। हल्द्वानी नैनीताल में ऐसे ऐसे मकान हैं, अगर वहाँ आप उसके जीनों में घुस जाएं और लाइट ना हो हम्म। तो आप जीवन भर बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसी सुरंगों में आप पहुँच जाओगे अंदर। हाँ, तो ऐसे अंधेरों में बहुत सुंदर सुंदर लोग मिलते थे, बूढ़े लोग, हम्म, पागल हम्म, बच्चे, नेपाली मजदूर, खिलाड़ी जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने एक ज़माने में क्या शानदार हॉकी खेली, क्या फुटबॉल खेला, हम्म, कोई कभी बम्बई भाग के गया हुआ, फिल्म में एक्स्ट्रा का रोल किया हुआ। हम्म, तो और हर एक के पास कहानियाँ, क्योंकि पहाड़ का आदमी बड़ा शानदार किस्सा को होता है अमूमन, और क्योंकि एक तो फुर्सत बहुत होती है और लंबा किस्सा। तो नैनीताल ऐसे, मेरे लिए नैनीताल ऐसे लोगों और ऐसी जगहों का गहवारा था, अब भी है, तो वो तो हमेशा याद रहेगा, है ना। हम्म। अच्छा दादा, जैसे निर्मल पांडे से दोस्ती रही, हाँ हाँ इरफान सर से दोस्ती हाँ रही, सर, तमाम और लोगों से जो आप बता रहे हैं जो मुंबई आना जाना हाँ जिनका था, बॉलीवुड में थे। आप भी क्योंकि क्रिएटिव हाँ फील्ड से थे, आप लिख रहे थे, हाँ ब्लॉग्स हाँ लिख रहे थे, तो कभी ये अट्रैक्शन हुआ कि मुझे मुंबई जाना चाहिए, या फिल्म मेकिंग की दुनिया में, या उस तरह का कभी आया बिल्कुल ख्याल? हुआ, बिल्कुल हुआ। मैं 2 दफ़ा गया मुंबई। अच्छा। इनफैक्ट सन 90 में मैं पहली बार जब बम्बई गया, जी। एमए करते ही, तो मुझे एक नौकरी मिली विज्ञापन की, एड एजेंसी में एड नौकरी एजेंसी मिली। वो मुंबई में ही? हाँ, अच्छा। विज्ञापन की उसमें नौकरी की मैंने, जी। 6-8 महीने नौकरी की वहाँ पे, काम किया, हम्म, और पसंद नहीं आया काम, मुझे शहर पसंद नहीं आया, हम्म, और मैं छोड़ छाड़ के वापस हल्द्वानी आ गया, पहाड़ों में आ गया। फिर 2 साल या 3 साल के बाद फिर आगे नहीं, अब कुछ फिल्मों में करने की कोशिश करते हैं, जाके लिखेंगे, क्योंकि आप ना बम्बई की एक छवि बना के चलते हो कि हम्म, बम्बई में जाएंगे, हम्म, लोग आपसे मिलने आएंगे कि भाई साहब हमारी कहानी लिख दो। हम्म, तो वहाँ हमारे बहुत से मित्र थे जो साथ रहते थे, हम्म, जिनको आप जानते हैं, तब नैनीताल के बहुत से मित्र थे, जी, जब काफ़ी नाम वाम कमा जी, चुके लोग, वो सब एक जगह रहते थे, क्वार्टर लेकर रहते रेलवे कॉलोनी में। तो मैं भी वहाँ जाके रहा, और मेरा मन ये था कि अगर कोई ठीक ठाक रास्ता मिलेगा तो हम किसी के साथ काम कर लेंगे, स्क्रिप्ट लिखना सीख लेंगे, कुछ कर लेंगे, ऐसा मन तो था। हम्म, मगर ना वहाँ जाते ही कुछ, बम्बई जाते ही कुछ ऐसा हो जाता था कि आप देह जो है सुस्त पड़ जाती थी। अच्छा। जैसे पहाड़ का आदमी ना अगर प्लेन्स में चला जाता है तो आलसी हो जाता, मतलब हम्म, आलस हो जाता है उसके अंदर। हम्म,
और बम्बई तो फिर समुद्री इलाका। और ये कब किस दौर की बात है ये जब आप ये 92-93 का समय अच्छा, हुआ। हाँ, मतलब फिर पोस्ट दोबारा ग्रेजुएशन जब से गया। निकल हाँ, के वो तो उसमें 3-4 हाँ साल हो गए उसके। हम्म, वो 6-7 महीने वहाँ रहा, कुछ बना नहीं उसमें। अच्छा और मैं फिर उसको लेके वापस वो सब इच्छाओं को लेकर के वापस से चलाया। हालाँकि फ़िल्म उसमें कुछ लोगों से दोस्तियाँ बनी अच्छी, जो आज तक कायम हैं लोगों से, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ कभी, काम अच्छा। किया भी नहीं कभी उसके ऐसा। बाद दोबारा कभी उस तरह की नहीं, नहीं, वो कोई कभी नहीं बहुत हुआ। ज़्यादा नहीं, नहीं, इच्छा भी पैशन नहीं, या वो नहीं, नहीं नहीं, रहा? कभी नहीं रहा, अच्छा। कभी नहीं रहा ऐसा। और हमारा ये जो सेगमेंट है दादा, इसका मतलब ये जो हम कार्यक्रम है, इसका नाम है कुछ मीठी कुछ तीती। तो कुछ ऐसी तीती यादें भी हैं जिनका रिग्रेट है जीवन में कि वो स्टेप्स गलत थे, वो फैसले गलत थे, या कुछ इस तरह के रिग्रेट? एक तो जैसे रिग्रेट मुझे आता है कि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त थे जिनको बचाया जा सकता था। अच्छा। जैसे निर्मल को बचा सकते थे हम लोग, निर्मल को नहीं बचा सके। हम सब अपनी ही चिंताओं में रहते थे, और दूसरा आदमी किस मनस्थिति से गुजर रहा है उससे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए, सोचा नहीं। जब वो बहुत बीमार हो गया तो चला ही गया उसके बाद। तो ऐसे और बहुत से लोग हैं हमारे थिएटर के ही ग्रुप में, 3 या 4 ऐसे हादसे हुए हैं, उनको न बचा पाने का एक तो उसका अफसोस है। और खुद के साथ ये अफसोस है कि भाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरा एक दौर आवारागर्दी में बीता, तो उसमें आप बहुत से ऐसे शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, नशा करते थे। तो शायद उस दौर में एक बहुत लंबा समय बर्बाद हुआ तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि उसमें भी आप बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्मृति से लोप हो गई है ना। उनको खोदना पड़ता है कि तब क्या हुआ था। तो शायद थोड़ा अगर अपने पर काबू किया होता, थोड़ा कम आवारागर्दी की होती, तो ज़्यादा काम किया होता। तो ये रिग्रेट कभी कभी होता है। फिर लगता है नहीं, हो गया तो हो गया, अब क्या करें, तो और काम करेंगे। तो ऐसा कुछ है। अच्छा दादा, आपकी 3 किताबें जो है लगभग साथ साथ ही आई हैं, बबन कार्बोनेट, तारीख में औरत और लप्पू झन्ना। तो ये मैं आने वाले कामों के लिए पूछ रहा हूँ। ये मेरे हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि 3 एक साथ आ गई, उससे ज़्यादा एक राइटर से आप एक ही समय पे कितना मांगेंगे। लेकिन ये बात इसलिए भी है क्योंकि ब्लॉगिंग के समय से ही आपके प्रशंसक, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं हालांकि उस समय तो हम बहुत छोटे थे जब ब्लॉगिंग की वो हो रही थी, मतलब हम लोग स्कूल से निकल रहे थे और ग्रेजुएशन में एंटर हो रहे थे। लेकिन उसके बाद से जब से फेसबुक में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो आपको जितने भी लोग पढ़ते हैं उनको लत लगती है आपको पढ़ने की, और ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो अभी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो कि आने वाले समय में रीडर्स को, व्यूअर्स को मिलने वाली हैं। जैसे आपने कहा ये लिखने वाली बात ना, जी। तो मुझे लगता है पिछले 20 साल से मैं रोज़ लिख रहा हूँ, हर रोज़ लिखता हूँ, हर रोज़ 1000-1200 शब्द तो लिखता ही हूँ। तो हाँ, छपाया नहीं, ऐसी छपाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी। तो चीज़ें इकट्ठा तो हो गई हैं बहुत सारी, है ना। तो ये भी जो किताबें छपकर आई हैं, ये ऐसा नहीं कि इनको ही लिखा, ये इकट्ठा किया हुआ सामान छांट के 3 किताबें बना दी गई। मोटा मोटी इस तरह की लिखी हुई चीज़ें मेरे पास अभी 6-7 किताबें और आनी चाहिए, जल्दी आ जानी, तैयार पड़ी जो जल्दी होगा, 1-8 साल में आ जाएंगी शायद, इतना तो है ही काम। अच्छा, आ जाना चाहिए। आपके दादा बहुत सारे प्रशंसक, जिनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, जो कि उत्तराखंड के बाहर रहने वाले हैं, लेकिन पढ़ने लिखने वाले ग्रुप के रहे हैं। हमारे जर्नलिज्म में भी हमारे कुछ सीनियर्स हैं। उन लोगों को एक शिकायत हमेशा रही कि हमारा परिचय अशोक पांडे से बहुत देर से हुआ, मतलब अशोक पांडे हम तक बहुत देर से पहुँचे। अशोक पांडे जैसी प्रतिभा जो कि इतने समय से लिख रही थी, ब्लॉग्स की दुनिया में थी, लेकिन उन तक रीच नहीं हो पाई है, उन तक वैसा। आपको भी ये लगता है कि मतलब जितनी चर्चा अब लप्पू झन्ना की हो रही है, तो क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि ब्लॉग्स में आ चुकी हैं, पहले से अवेलेबल है, तो आपने भी कभी ये महसूस किया कि क्या उसमें ये जो एक कोकस है, और उसको बोलने में आपको हिचकिचाहट भी नहीं है कि वो है, मतलब उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग जानते हैं कि साहित्य की दुनिया में एक ऐसा कोकस है कि एक दूसरे की पीठ थपथपाने वाला, एक ही ग्रुप को आगे बढ़ाने वाला, उसके चक्कर में कई बार बहुत अच्छी प्रतिभाएं पीछे छूटती हैं। और मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये पर्सनली, मतलब
जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे प्रशंसक जो ये कहते हैं कि अशोक पांडे से हमारा परिचय इतनी देर से हुआ, और वो अफसोस करते हैं इस बात पे, और उनमें मैं खुद भी शामिल हूँ कि मैंने अशोक पांडे को बहुत देर से जाना, मतलब, और जब जाना तो उसके बाद तो वो दीवानगी वैसी ही है मेरी, मतलब ये बहुत लोगों को ऐसा भी लगेगा कि मैं बिल्कुल आपका इतना बड़ा प्रशंसक हो गया और सवाल ऐसे कर रहा हूँ एज ए इंटरव्यू ही, मुझे कुछ सख्त होना चाहिए था, लेकिन मैं, और उसमें छिपाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं ये बता भी दूं कि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ अशोक दा का, और जितने लोग अशोक दा को पढ़ते हैं वो मेरी ही पाले में खड़े होंगे, ये भी मैं मान रहा हूँ। तो वो रिग्रेट वाले, सॉरी, इस सवाल पे दादा मैं दोबारा आऊँगा कि ये जो लोगों की ये जो शिकायत है कि अशोक पांडे को बहुत देर से उन्होंने जाना, आपको भी लगता है कि ऐसा हुआ है? मतलब जो ख्याति लप्पू जन्ना की जितनी चर्चाएं अब हो रही हैं, ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें पहले से पब्लिक डोमेन में थी, लेकिन उन पर वैसी चर्चाएं नहीं हुई, उसको वैसी स्वीकार्यता नहीं मिली, या कभी ये जो एस्टैब्लिश्ड ग्रुप्स हैं खास करके साहित्य के और इस तरह के, इन लोगों ने उसे एक्नॉलेज नहीं किया? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, अच्छा। क्योंकि मैं लगातार लिख रहा था हम्म, और हर रोज़ लिखता था, हर रोज़ ब्लॉग में पोस्ट लगती थी और हर रोज़ रिएक्शन आते थे। हम्म, तो मेरे पास तो एक पाठक वर्ग लगातार था ना, तो जो आप कह रहे हो प्रशंसक थे, फलां थे, ये थे, तो ये तो धीमे धीमे अपने आप ही आया ना। अब ठीक है, उस तरह से स्थापित रूप से आप किताबें नहीं छाप रहे हैं, सम्मेलनों में नहीं जा रहे हैं, सेमिनार नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आ रहे हैं, हम्म, काम तो कर रहे हैं ना आप, लेकिन तो जो आदमी काम करेगा उसे कभी रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि मैं जब अभी भी कभी जैसे होता ना, आप जब अपना काम को देखते हो, पलट के देखते हो, रेट्रोस्पेक्ट करते हो, तो मुझे देखिए कई बार नहीं यार, काम ठीक ठाक किया है, काफ़ी काम किया है। क्योंकि अभी इसमें अनुवाद का काम छोड़, मैं आपसे अनुवाद की किताबें अलग कर रहा अलग हूँ। है जी, बिल्कुल। मैंने सिर्फ दीवानगी की तरह से किताबें, अनुवाद, कविताएं पढ़ी और वैसे ही अनुवाद भी किए। तो हज़ारों अनुवाद किए कविताओं के। तो जब इतना काम आप कर लेते हो, आप खुद ही भर जाते हो, तो उसमें रिग्रेट की गुंजाइश नहीं बचती। सो फिल्ड विद वर्क, ये है ना। अच्छा, ब्लॉगिंग पे भी सर एक बार फिर से आएंगे कि आप प्लीज़ लीजिए। हाँ जो भी है। हाँ, तो नए राइटर्स के लिए स्पेशली ये सवाल है कि बहुत सारे नए राइटर्स को ब्लॉगिंग ने जो है, हालांकि इस पे थोड़ा सा जिक्र हमने पहले भी किया कि बहुत सारे नए राइटर्स की एक तरह से दुनिया बदल दी सोशल मीडिया ने, उनको रिकॉग्निशन मिला, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता था, कोई एक लेख भेज रहा है वो छप रहा है, नहीं छप रहा है, कई तरह की वो है ना। हाँ, आप बिल्कुल लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं वो। तो नए राइटर्स को अभी भी, मतलब ब्लॉगिंग की दुनिया में भी आपको लगता है कि अब कोई ऐसा, अभी भी कोई इस तरह का कोकस या इस तरह की चीज़ें काम करती हैं, या अब मतलब आपको लगता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो अब नए राइटर्स को मिल गया है? ये बड़ा जटिल सवाल है असल में। इसके दो पहलू हैं। एक तो छपना बड़ा आसान हो गया। हाँ। न सिर्फ ब्लॉग में छपना, सोशल मीडिया पर छपना, किताब के तौर पर छपना बड़ा आसान हो गया। अब क्या है कि देश के बड़े बड़े प्रकाशक आपसे पैसा ले किताब छाप देंगे आपकी। ठीक है, हमें याद पड़ता है कि अगर एक कविता अगर आपकी पत्रिका में छप जाती थी तो उसके पहले 10 बार वो और रचनाएं आपके पास लौटती थी अस्वीकृत होके। आपको याद नहीं, पता नहीं होगा इस बात का। जैसे मुझे किताब, ये माना एक कविता लिखी मैंने और मुझे लग रहा है किताब छपनी चाहिए कविता मेरी, तो मैं उसको बढ़िया से पेपर में लिखूंगा, संपादक के नाम पत्र लिखा जाएगा, अंदर एक खाली लिफाफा रखूंगा, इसमें स्टैंप लगा होगा। अच्छा, टिकट लगा लिफाफा भेजना पड़ता था कि वो वापस भेजे, वो उसी में आपको वापस भेजे, आपको पता लिखा हुआ, टिकट लगा हुआ, खाली लिफाफा न रखते थे। और तब संपादक बताता कि आपकी हम रचना का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छा लिखते हैं। और तो ऐसे कई सारे लोग थे जिनके पास अस्वीकृत रचनाओं की सूचना के पत्रों का इतना ढेर रहता था कि देखो मेरी इतनी रचनाएं लौट कर आई हैं। ये भी गर्व का विषय होता था कि मेरी इस कविता को धर्मवीर भारती ने वापस किया है, साइन करके भेजा है, देखो। अच्छा, कि मेरे पास धर्मवीर भारती का सिग्नेचर है। सिग्नेचर। उस दौर से 30 साल के अंदर अंदर ये हाल हो गया कि आप कुछ भी लिख लें वो छप जाएगा और किताब भी बन जाएगी और आपका इंटरव्यू भी आने लगेगा, है ना। और आप अपने को बड़ा लेखक भी समझ सकते हैं, अगर हैं नहीं हैं तो भी। तो इससे मैंने जो बात की जटिल स्थिति है, जटिल स्थिति, एक तो ये तो पॉजिटिव है कि भाई प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे बन गए। इसकी नेगेटिव चीज़ ये है कि स्तरहीन चीज़ें भी छपने लगी हैं।
और आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो उस तरह इन चीज़ों की बाढ़ है। हर तीसरा आदमी कवि है, हर चौथा आदमी सामाजिक विश्लेषक बन चुका है, दार्शनिक है, उपन्यासकार है, कहानीकार है। और जब आप उनसे बात करने लगते हो तो आप पाते, खास तो युवाओं से, तो आप पाते इन्होंने बहुत कम पढ़ा है, इन्होंने बहुत कम सिनेमा देखा है और ये यात्राएं बहुत कम की हैं। इनके पास कोई शौक भी नहीं है। हम तो बचपन शौक थे भाई, स्टैम्प इकट्ठा करते थे, माचिस की डिब्बियाँ इकट्ठा करते थे, हैं। मैं तो आज भी ये कोस्टर से बियर के इनके कोस्टर इकट्ठा करता हूँ, बियर के ब्रांड्स के। ये भी आज भी, तो ये कुछ नहीं करते हैं लोग आज। ये बस तुरंत लिखते हैं और तुरंत छापना होता है और तुरंत उसमें, तो उससे इस तरह हर एक नहीं करते, लेकिन कुछ एक बड़ी ऐसी पीढ़ी हो गई है जो अपने पर काम करने को तैयार नहीं है। तो जैसे युवाओं के लिए आपने कहा, तो युवा लोगों को अपने पर काम करना पड़ेगा। खूब पढ़ना चाहिए, बिना डरे पढ़ना चाहिए कि ये बड़ा नाम है इसको पढ़ते हैं, डरना नहीं है ना इस नाम से, बिना डरे पढ़ना चाहिए। और कुछ शौक होने चाहिए, किसी फुटबॉल क्लब के आप फैन बन जाइए, क्या परेशानी है। किसी क्रिकेटर का फोटो अपने कमरे में चिपका लीजिए, है ना। कुछ ट्रैक्स किए जाएं, ये सब करेगा आदमी तो तब उसके अनुभव में विविधता आएगी, वही विविधता उसके लेखन में झलकेगी। यही बात है उस ब्लॉगिंग या किसी मीडिया पे कुछ युवा लोगों ने करना है तो ये करेंगे तो अच्छा होगा। आप चाय लीजिए दादा। हम अभी अपने दर्शकों को ये भी बताना कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अशोक पांडे की बकेट लिस्ट में क्या क्या सामान जो है वो दर्ज है, क्या क्या चीज़ें अंदर हैं। बकेट लिस्ट में अभी तो सबसे पहले तो विव रिचर्ड से मिलना। मुझे विव रिचर्ड, मैंने फोटो भी देखी आपके घर पे। अभी बकेट लिस्ट में विविन रिचर्ड से मिलना, और वो हो जाएगा, जल्दी मुलाकात हो जाएगी। आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। अच्छा, उनसे मिलना। मुझे शेन वॉर्न से मिलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो गई। दीवानगी सबसे ज़्यादा विव रिचर्ड्स के लिए, रिचर्ड्स के प्रति क्रिकेट में कुछ ऐसी थी। जैसे मुझे नुसरत फतेह अली खान से मिलना था, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। ये बड़ा अफसोस रहेगा कि मैं उनसे वो मुझे मिले बिना उनकी जो है चले गए, है नहीं। और बकेट लिस्ट तो फिर बहुत लंबी होती है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कहते हैं ना। कुछ और चीज़ों पे भी, लेकिन बकेट लिस्ट में से जो कि एक तो आपने बताया उनसे आपको मिलना है, उसके अलावा और क्या है बकेट लिस्ट में? अभी कुछ 2-3 बड़े ट्रैक करने का मन है। बड़े ट्रैक कर सकूँ अगर बॉडी साथ देती। भाई 55 साल का हो गया हूँ तो जी। यहीं का मतलब कुछ वो इंडिया के ही हैं ट्रैक्स या बाहर के भी हैं? मुझे एक बार साउथ अमेरिका जा कर के एंडीज में ट्रैक करने का मन होता है। एक मन होता है वो करने का। और कुछ नदियों में यात्रा करने की इच्छा और है। बड़ी नदियों में जा कर के, नाव जा कर के यात्रा की जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और बकेट लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ भी हैं जो अभी पाठकों तक पहुंचानी है? बकेट जो पाठक तो पहुंचानी है जो, हाँ, मतलब कुछ ऐसा जिस पे आपने सोचा हो कि इस पे कभी ज़रूर मुझे लिखना है, वो अभी मन के किसी कोने में शेप ले रहा है। वो तो है। वो एक मेरे परिवार की कहानी है। अच्छा। हमारे एक दादाजी हुआ करते थे जो घर से भाग के रंगून चले गए थे। अच्छा। 1930 के दशक में। अच्छा। तो उनका बड़ा एक दिलचस्प इतिहास है। कैसे वहीं वो उन्होंने शादी कर ली, फिर वो उसी दादी को लेकर के पहाड़ में चले आए। अच्छा। और बड़े शानदार आदमी थे। तो उनके, और उस वक्त भारत का आज़ादी का संघर्ष भी जोर पकड़ रहा था। तो उनका जीवन, पहाड़ का जीवन, उनकी यात्रा और ये आज़ादी का आंदोलन, इसको मिला करके एक छोटा सा उपन्यास लिखने की इच्छा है। इस पर मैं पिछले 20 साल से कच्चा काम माल इकट्ठा कर रहा हूँ। इच्छा ये कि ये पूरा हो जाए। दैट वुड बी वन नेम इन द बकेट लिस्ट, वो उपन्यास। सॉरी। तो ये हमारे ऑडियंस को एक बहुत अच्छा, एक छोटी सी झलक अशोक दा ने दे दी है कि उनकी बकेट लिस्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी भी है जो कि आप तक, अब आपकी भी क्यूरोसिटी जो है वो उसके पीछे लगी रहेगी। दादा, इस इंटरव्यू को रैप करें उससे पहले कि कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी चीज़ जिस पे हम चर्चा नहीं कर पाए हों लेकिन आपका मन हो कि इस पे बात करनी थी, इसका जिक्र करना था,
मुझसे छूट गया हो, स्कूल लाइफ से जुड़ा, कॉलेज लाइफ से जुड़ा, लेखन की दुनिया, ब्लॉगिंग की दुनिया, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट जो आपको लगा कि हाँ? वैन गॉग का जिक्र छूट रहा है, ये रोहित ने कहा है। वैन गॉग से भी वैन जो गॉग है, का जिक्र छूट रहा है। हाँ, तो वैन गॉग से पहला परिचय कैसे, कब, कैसे दीवानगी बढ़ी? वैन गॉग से पहला परिचय 12वीं क्लास में हुआ था, जब इनकी वो बायोग्राफी अर्विस्टोन की लिखी हुई है, लस्ट फॉर लाइफ, वो पढ़ने को मिल गई थी कहीं से। नैनीताल में एक किताब की दुकान से खरीदी थी, तो उसको क्लास 12th में पढ़ा था पहली बार। और मुझे याद है कि मैं उसको पढ़ के रोया था। अच्छा। तो 3-4 बार रो जाता था मैं कि ये इसका दुख कब खत्म होगा इस आदमी का। तब पेंटिंग की ऐसी समझ थी नहीं, हमने उसे एक उपन्यास की तरह से पढ़ा। फिर ये समय बीत गया, वो दिमाग से चली गई बात। लेकिन फिर वैन गॉग लौट के कैसे आता है कि 20 साल के बाद शायद। अच्छा, 20 साल के बाद लगभग कहीं से लस्ट फॉर लाइफ फिल्म देखने को मिल गई, क्योंकि जब इंटरनेट के साथ ना कुछ चीज़ें और आई है, दुनिया का सिनेमा खुला हम लोगों के सामने। तो वो कर्क डगलस और एंथनी क्विन वाली जो फिल्म है लस्ट फॉर लाइफ, वो देखी गई। तो मुझे लगा कि इस फिल्म ने इस किताब पे बहुत न्याय नहीं किया इसके साथ। फिल्म छोटी है, किताब तो बड़ा विराट, उसका विस्तार बड़ा लंबा चौड़ा है। तो फिर ऐसे ही कुछ ऐसा बना कि ऐसे इत्तेफाक बना कि मैंने उसका अनुवाद कर दिया हिंदी में, लस्ट फॉर लाइफ का अनुवाद कर दिया। फिर ये भी था कि क्या कभी इनकी कोई पेंटिंग देखने को मिलेगी। फिर जीवन ने ऐसा इत्तेफाक दिया कि एक दिन में उनकी स्टारी नाइट के सामने खड़ा हुआ था। अच्छा। वियना के लेपोल्ड म्यूजियम में खड़ा हुआ था। वहाँ वो उनकी प्रदर्शनी का जो ट्रैवलिंग एग्जीबिशन चल रही थी वो देखी। और उसके बाद से जो जो संभव था विंसेंट वैन गॉग के बारे में, जो जो चीज़ें उपलब्ध थी, मैंने वो सब इकट्ठा करी, देखी, पढ़ी। और मुझे लगता है कि किसी भी उम्र का कोई आदमी अगर निराशा के दौर से गुजर रहा हो, ख़ासतौर पर अगर रचनात्मक आदमी है, व्यक्ति है, तो उसको विंसेंट वैन गॉग की जीवनी पढ़नी चाहिए, उसका काम देखना चाहिए। और जैसे भी आपने कहा ना कि आपके काम को रिकग्नाइज नहीं किया गया, आप उसको सोचो भाई, जो एक शताब्दी की पेंटिंग को बदल रहा था। हाँ। और उससे जीता जी सिर्फ एक पेंटिंग बिकती है उसकी, वो भी शायद एक्टिंग का ड्रामा हुआ, मतलब उसे खरीदने का नाटक किया गया ताकि ये खुश हो जाए। तो उनका काम ही उनके मरने के बाद, उसका सारा काम उसके करने में। लेकिन आदमी क्या कर सकता है ज़िंदगी में, एक आदमी एक जीवन में कितना कर सकता है, वो विंसेंट वैन गॉग का काम दिखाता है। तो इसलिए वो एक बड़ा संबल है मेरे लिए। तो ज़िंदगी में जब भी दिक्कत होती है तो विंसेंट वैन गॉग की कुछ पेंटिंग्स देख ली जाए, उसके कुछ पढ़ लिया, उसकी चिट्ठियाँ पढ़ ली। आप वैन गॉग की चिट्ठियाँ पढ़िए कभी, जो उसने अपने भाई को लिखी हैं। आप पाएंगे कि दुनिया में उससे बड़ा आर्ट क्रिटिक कोई नहीं है। उस समय की अपनी समकालीन कला का उसने, कोई पेंटर उसकी निगाह से नहीं छूटता, पेंटिंग का कोई पहलू उसकी निगाह से नहीं छूटता। यहाँ तक कि वेटनरी साइंस का एक्सपर्ट था वो। पेंटिंग्स में रोहित को तो पता होगा शायद, वेटनरी साइंस सिखाई जाती है ना, अगर आपको मतलब घोड़ा बनाना है तो यू शुड नो कि उसका स्केलेटन कैसा है। तो वो अपने भाई को बता रहा है, उसे बातें बता रहा है, भाई ये घोड़े का जो मूवमेंट है इसलिए है कि इसका ये फला हड्डी ऐसे मुड़ी है, फला ऐसे मुड़ी। तो वो कोई इमोशनल करने वाली चीज़ नहीं है, वो मेहनत और जज्बा, दो चीज़, इन दो चीज़ से बना हुआ जीवन है। यही दो चीज़ होती हैं कि आपका एक अनुशासन उसमें है, आप कैसी भी हालत में हैं आप काम ज़रूर करेंगे। जैसे वैन गॉग चाहे पागल हुआ, चाहे गरीब रहा, भूखा मरा, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। कैसे न कैसे भाई से पैसे मांग के, इधर करके उधर करके, वो काम नहीं छोड़ा, रोज़ करता रहा काम। जबकि उस काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। 10 साल में सोचिए आप 1700-1800 पेंटिंग बना दी उस आदमी ने, है ना। वो अनुशासन है, ठीक है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी लड़ाई सूरज से है ना। आप हम जैसे लोग तो उसकी लड़ाई में कहीं है ही नहीं। वो जज्बा है, सूरज को लाना है पेंटिंग में। तो ये दो चीज़ें वैन गॉग का काम था। और ये दो चीज़ें चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। दुनिया में किसी भी काम, दो चीज़ चाहिए होती है, अनुशासन जिसके लिए मेहनत चाहिए होती है, और जज्बा। ये है। तो और कुछ इस बातचीत में रोहित का सवाल, रोहित आर्टिस्ट के क्योंकि स्टूडेंट हैं तो वैन गॉग का सवाल उनका बनता था। और कुछ
कुछ और चीज़ दादा अगर आपको लग रहा हो कि जैसे जिस पे मैं आपको वो कमेंट जी मैं वो बताना चाह रहा था कि जब ये जो लप्पू झन्ना वाली जो किताब जो ये अभी आपको दिख रहा है, जी जो थोड़ा जो लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हम्म, उसकी वजह ये है कि जो जिस दशक की बात वो करता है, हाँ 70 के दशक के आखिरी सालों की बात करता है, वो उतरन पहनने का ज़माना था। उतरन समझते हो आप? बड़ी मतलब बड़े बहन ने भाई बड़े की, भाई के हाँ, कपड़े बड़े हाँ भाई बड़ी बहन के कपड़े, छोटी बहन छोटे छोटे भाई पहनेंगे। 90s में हमने भी पहने थे स्कूल में वो लेकिन अपनी बड़ी बहन का वो वो और वो हाँ बचाने का समय था, मतलब लोग हम्म, चीज़ों को बचाया करते थे। हम्म, है ना वो इकोनॉमिक्स का शब्द है, थिंकिंग ऑफ स्कैरसिटी, हम्म, कि हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया में हर चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, हम्म, सब कुछ बहुत कम है, जी तो सब कुछ बचाए चलो। तो आदमी बहुत कम चीज़ों से संतुष्ट हो जाया करता था, बचा के चलता था। हम्म, और समाज में संपन्नता आने ही वाली थी, आई नहीं थी। क्योंकि जब मैं रामनगर छोड़ रहा था तो वहाँ 2 जगहों पर 2 घरों में टीवी आ चुका था, 2 टीवी आ चुके थे, शायद 2 या 3 मोटरसाइकिलें भी थी। अच्छा ये कौन से ये सन 80 के आसपास, 80 के हाँ। आसपास अच्छा 2 टीवी आ चुके थे, 2 टीवी आ चुके थे, 2 घरों में। वो एंटीना दिखते थे कि एक फलां हाँ घर में है, एक यहाँ रखा हुआ है। और 1 2 लोगों मोटरसाइकिलें हुआ करती थी। और ऐसे में बच्चा क्या करेगा? जो छोटा बच्चा है, वो तो अपने उसको तो उसके पास अपने खुद को एंटरटेन करना है उसने, क्योंकि माएँ सारी रसोइयों में व्यस्त हैं। हम्म, हाँ, तो उस बच्चे ने अपने आप का मनोरंजन खुद करना है, ठीक है? तो क्योंकि एक ही खेल बार-बार नहीं खेल सकता बच्चा भी, तो बच्चा उसमें क्या करेगा? क्रिएटिव होकर के कुछ कुछ नया चीज़ बनाएगा। हम्म, तो उसमें आप देखते हो, उसमें सारे पात्र हैं, वो नए-नए खेल बनाते हैं, नए तरीके से अपने खेलों को बनाते हैं। हम्म, कभी रबर की वो पेंसिल छील के रबर बना रहे हैं, ट्रेन में जाके सिक्के का चुंबक बनाने का खेल खेल रहे हैं, होना हाँ कुछ नहीं उसमें, है ना? हाँ तो एक उस स्केर्सिटी में, उस कमी में ख़ास तरह की रचनाशीलता बच्चे के अंदर आया करती थी, आती थी, हम्म, है ना? उस वक्त के बच्चों के जो खेल होते थे वो बड़े रचनात्मक खेल होते थे, हम्म, ठीक है? को, को तो जेंडर जो आजकल इतना जेंडर जेंडर चल रहा है, हम्म, उस ज़माने का तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा था, हम समझ आप ये कल्पना करना कि लड़के लड़की साथ पढ़ेंगे किसी स्कूल में, हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे रामनगर में। हम्म, तो आप जब किशोरावस्था से ठीक पहले की जो फेज़ है, जहाँ पर आप बड़े हो रहे हो, तो लड़कियों के बारे में जो सोचता था आदमी, वो सब कल्पना में चलता होता था, हम्म, वो सब कल्पना में होता था। हम्म, तो इस उपन्यास के जितने पात्र हैं, उनका सब कुछ, सारे प्रेम कहानियाँ कल्पना में चल रही हैं। वो जीनत अमान से प्रेम कर रहे हाँ हैं, हाँ हैं, वो मधुबाला से भी प्रेम कर रहे हैं, वो जुड़वा लड़कियों से प्रेम कर रहे हैं, है ना? तो वही बड़ा मीठा मीठा समय था उस लिहाज से। तो जैसे आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नॉस्टैल्जिया, तो वो नॉस्टैल्जिया ऐसा है जो लगातार फिर ठीक कम कम मात्रा में हाँ 90-2000 तक तो रहा ही रहा। अब जाकर के जो ये अचानक से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सब कुछ ले लिया है, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ने, तो मुझे तो तब अच्छा लगा जब जो नए बिल्कुल बिल्कुल युवा पीढ़ी के लोग हैं, बिल्कुल यंग लोग हैं, वो भी कहें हाँ इसको पढ़ के अच्छा लग रहा है। तो पता नहीं उनको कैसा लग रहा है, लेकिन जो मेरी या मुझसे 10 साल छोटे या 10 साल बड़े लोग हैं, उनको तो अच्छा लग इसीलिए लग रहा है क्योंकि उनकी वो किसी नस को छेड़ रहा है। इतना ही बात थी बस, उसके बाद नहीं ये लेकिन मैं पर्सनली बता दूं अर्नव सामने ही है हमारी टीम के सदस्य और अर्नव हमसे भी लगभग 10 साल छोटे हैं और वो भी लप्पू झन्ना के फ़ैन हैं तो वो उन लोगों को भी वो जो वो कॉर्ड है वो टच कर रही है। अच्छा सर बस कंक्लूड करने से पहले कुछ प्रतिक्रियाएं इस पे लप्पू झन्ना पे ऐसी मिली जो बिल्कुल दर्ज हो गई हों, कुछ जो अनएक्सपेक्टेड टाइप की रही हों, जैसा जैसा कि एक तो आपने यही बताया कि बिल्कुल ही जो यंगर जनरेशन है जो 2000 के बाद पैदा हुई, अगर वो भी उस किताब से मोहब्बत कर रही है तो उस किताब की एक कामयाबी है या वो तब आपको बहुत वो अच्छा लगेगा कि वो नॉस्टैल्जिया जो उस समय पे ख़त्म हो चुका था वो अगर उनको भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया या कोई कल हमने रॉयल्टी की भी बात की कि हाँ। तो वो रॉयल्टीज़ के फॉर्म में जो काइंड के फॉर्म में जो वापस आती हैं चीज़ें। परफेक्ट। प्रतिक्रिया का ये है कि मज़ा ये आया कि जैसे मेरे बहुत सारे बड़े दोस्त जिनको मैं बड़ा गंभीर मानता था, उन्होंने मुझे तुतलाते हुए मैसेज लिखे, तोतली भाषा में मैसेज लिखे, तो मुझे लगा यार
है ना, ऑल बेटे कहते हैं, तो वो समझ गया कि किताब ने अपना काम कर दिया है ना। अगर 6 लोग उस तरह से बात कर रहे हैं, इसका माने कि किताब ने काम कर दिया। तो सबसे प्रतिक्रिया तो ये थी कि यार लोग इसे पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं। मुझे यही हैरानी हुई पहले कि इतना ज़्यादा इसको कैसे लोगों ने रिसीव किया। फिर मुझे यही लगा कि शायद इसने उनके उसी नॉस्टैल्जिया वाले कोर को छुआ है। ऐसी प्रतिक्रिया रोज़ ही आती है, मेरे पास 3-4 मेल ऐसे संदेश रोज़ आ जाते हैं, उनको पढ़ के अच्छा लगता है, वेरी प्लेजेंट। तो अशोक दा की 3 किताबें अभी आई हैं। आप में से बहुत सारे दर्शक उनकी किताबों से, उनके काम से पहले से परिचित होंगे। जो लोग परिचित नहीं हैं वो ज़रूर जाके उनकी कोई भी एक किताबें ले लीजिए। बाकी किताबें आप स्वतः ही उसके बाद लेते रहेंगे। या अशोक पांडे को अगर आप फेसबुक पे देखेंगे तो ये ब्लॉग भी है, लप्पू जन्ना ब्लॉग को अगर आप ब्लॉग स्पॉट पे देखेंगे तो आपको उसकी जो शुरुआती किस्त है, उस शुरुआती किस्त को आप पढ़ेंगे तो वो चस्के का स्वाद आपको भी लगेगा और अशोक दा की जादुई लेखनी आप तक भी पहुंचेगी। दादा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मीठी कुछ तीती के अगले एपिसोड में हमारी फिर से मुलाकात होगी एक ऐसी ही शख्सियत से। आप लोग देखते रहें बारामासा। और बारामासा में हाल ही में बारामासा के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन आ गया है। आप में से बहुत सारे लोगों के, हम लोगों को पहले भी मैसेजेस आते थे कि हम कैसे बारामासा को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बहुत जल्द हमारी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है जिस पर एक अलग से सब्सक्रिप्शन का आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल पे एक ज्वाइन बटन है जिसके थ्रू आप अलग अलग प्लान्स उसमें मौजूद हैं, उसके थ्रू आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बारामासा को सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए ऐसे ही कार्यक्रम लाते रहेंगे और ऐसे ही शख्सियतों से जुड़ी, उनके जीवन से जुड़ी बातें होती रहेंगी, कुछ मीठी कुछ तीती। अशोक दा, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया आपका।